जैसे कि देख पा रहे हैं, ये मेरी विंडोज 10 की वर्चुअल मशीन है, रियल मशीन नहीं है। ठीक है, तो इसको एक बार मैं आपको सर्च करता हूँ जिस ऐप से स्टार्ट करेंगे। तो ये है जैम्प ऐप है। ये ऐप क्या करता है, ये ऐप करता ये है कि आपके जो कंप्यूटर है, लोकल कंप्यूटर, उस पे एक लोकल सर्वर बना देता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक अपाचे मॉड्यूल स्टार्ट करेगा और माई एसक्यूएल। अगर आपने 10th सॉरी 11th 12th में अगर आईपी ली होगी, तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता होगा इस बात का कि हम लोग को माई एसक्यूएल क्या करता है। ठीक है, और उसके बाद अपाचे तो मैं आपको अभी बता दे रहा। अपाचे क्या करता है, एक लोकल वेब सर्वर आपके कंप्यूटर पे स्टार्ट करता है, और माई एसक्यूएल क्या करता है, एक डेटाबेस का फंक्शन उसको अदा करता है। ये सर्वर, तो अगर मैं इन दोनों सर्विस को स्टार्ट कर दूं तो एक ऐसा सर्वर स्टार्ट होगा छोटा सा, जिसके पास एक अपना डेटाबेस भी है, और वो आपको वेबसाइट पे दिखेगा अभी। तो मैंने इससे पहले कि मैं आपको एक और फंक्शनैलिटी भी दिखा देता हूँ, ये क्रोम पे क्लिक किया। हाँ ठीक है, तो ये देखिए, मैं आपको दिखा दे रहा इसको अंदर ले जाके। तो आप जब इसको इंस्टॉल करेंगे, आप इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं पहले तो मैं ये बता दूं। गूगल पे आप सर्च करेंगे जैम, ये जो नाम लिखा है XAMPP, ये नाम अगर आप तो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसका इंस्टॉलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नेक्स्ट, जो भी डबल क्लिक करना, एडमिन परमिशन जब मांगे तब दे देना, नेक्स्ट 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 करते जाना, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं डिफॉल्ट वैल्यूज में। बस, तो अगर आपको एक चीज याद रखनी, जो इंस्टॉलेशन आप करें वो लोकल डिस्क सी के सबसे बाहर वाले फोल्डर में करते हैं। अभी हम मैं इसका काम समझा रहा हूँ, पहले आपको इंस्टॉलेशन का थोड़ा सा बता दे रहा। तो आप जब इसको इंस्टॉल कर लेंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि सी ड्राइव में यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा जैसा कि मेरे में बना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको एक और ऐप डाउनलोड करनी है जो कि फ्री मिलती है। और फिर मैं एक बार स्टार्ट कर दे रहा हूँ इसको। क्रोम ब्राउजर, ठीक है, ये रहा। तो आपको सर्च करना है DVWA डाउनलोड। तो आप एक साइट पे पहुंचेंगे, ये वाले, इसका नाम क्या है, डैम्ड वनरेबल एंड वेब एप्लीकेशन। तो ये क्या करती है इसमें, ये एक एप्लीकेशन है जो कि आप अपने इसी लोकल होस्ट पे अपने लोकल जो सर्वर आपने जैम की मदद से बनाया है, आप उस पे होस्ट कर पाएंगे। और क्योंकि जैसा कि इसका नाम से ही पता चल रहा है, ये थोड़ी सी वनरेबल है, थोड़ी का काफी वनरेबल है। तो फिर आप इस पे आराम से टेस्टिंग कर सकते हैं, जो कि मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। और फिर मैं आपको एक बुक भी शेयर करूंगा जिससे आप इसके बारे में ज्यादा रीड कर सकते हैं। तो आज इस वाली क्लास में तो मैं बेसिक बताऊंगा, लेकिन उस बुक में काफी इन डेप्थ कंसेप्ट है आई गेस, और वो बहुत पॉपुलर बुक है और काफी अच्छी बुक है। तो आप उसको फिर रेफर करके और भी सीख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से जाएंगे और यहाँ से आप डाउनलोड, ये जो दिख रहा है आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, सिंपली डाउनलोड हो जाएगी। बहुत छोटी सी ऐप है, लाइक 10-20 MB की होगी। कोई डेटा आपका खर्च भी ज्यादा नहीं होगा। तो ये देख रहे हैं, आप डाउनलोड करेंगे तो जिप फॉर्मेट में डाउनलोड होगी। ये जैसा कि देख रहे हैं, इसका साइज मैं आपको दिखा दे रहा। ये डाउनलोड हुई है, तो मैं प्रॉपर्टीज पे जाके आपको इसका साइज दिखा रहा है। छोटा सा ही साइज होगा, लाइक 10-20 MB के आसपास। तो देख रहे हैं, अच्छा ठीक है, और भी छोटा है, ये देखिए 1.29 MB की है। और जब आप इसको अनजिप कर लेंगे तो कितना साइज आ रहा है इसका, तो आप देख पा रहे हैं कि 5.71 MB का साइज आ रहा है। तो कोई बहुत छोटी सी, फिर करना जो मेन काम है, यहाँ पे आपको फोकस करने की जरूरत है। आप इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, पहले तो आप इसको अनजिप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ओपन करेंगे इसको, और फिर ये वाला फोल्डर आप पूरा कॉपी करेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करके कॉपी करेंगे, और फिर आपको पेस्ट क्या करना है, आप वापस जाएंगे सी ड्राइव में, जैम्प खोलेंगे। जैम्प के बाद आएगा htdocs, आपको htdocs में आ जाना है और यहाँ पे वो फोल्डर पेस्ट करना है, जैसा कि मैंने पेस्ट कर रखा। और जब आप सबसे पहली बार आए होंगे इस फोल्डर में, तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं बेकार वाली, वो आप उनको कंट्रोल A से सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिएगा पहले। उसके बाद आप ये अपना DVWA मास्टर यहाँ पे पेस्ट कर देना। तो आप, अब मैं आपको दिखा दे रहा कि इससे होगा क्या। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा सर्वर तो फिलहाल रन रन कर ही रहा है। तो उसकी विंडोज हाइड हो रखी है, क्योंकि ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वो दिख नहीं, हाँ ये रहा। तो देखिए, ये जैसे कि मैंने इसको रन तो कर ही रखा, अब मैं इसको स्टार्ट कर दे रहा। लोकल सर्वर स्टार्ट हो गया और ये माई एसक्यूएल स्टार्ट हो गया। तो देख पा रहे कि माई एसक्यूएल बाई डिफॉल्ट पोर्ट 3306 पे रन होता है, जो कि यहाँ रन हो गया। और ये अपाचे दिखा रहा पोर्ट 80 और पोर्ट पोर्ट 443 पे रन होता है। तो ये दोनों काम हो गए। अगर अब मैं क्रोम में जाऊं, आई गेस यही क्रोम की टैब है, इसके बगल वाली होगी।
तो ठीक है, आप देख सकते हैं क्रोम में जाऊं, अगर मैं क्रोम में टाइप करता हूँ लोकल होस्ट, तो देख पाएंगे, ये देखिए इसने मुझे उस वाली फोल्डर लोकेशन पे पहुंचा दिया जहाँ पे मैंने डीवीडब्ल्यू स्टार्ट की। तो अब मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं मेरे पास एक लॉगिन का फॉर्म आ गया। तो जो मैंने डीवीडब्ल्यू डाउनलोड करके उस जैम्प के फोल्डर में डाली है, वो इसी वजह से उसमें ये कोड पड़े हुए हैं इस पेज के, इस वजह से ये आ रहा है। तो इसका डिफॉल्ट पासवर्ड, डिफॉल्ट यूजर नेम एडमिन है और डिफॉल्ट पासवर्ड पासवर्ड है, WWRD। ठीक है, आप क्लिक करके लॉग इन करेंगे तो आप इस वाले पेज पे आएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा लोकल होस्ट पर ही होस्टेड है जो आपने लोकल होस्ट बनाया है। ठीक है, तो इसके बाद आप आएंगे, फिर आप यहाँ पे आएंगे DVWA सिक्योरिटी। तो आप डीवीडब्ल्यू सिक्योरिटी पे इम्पॉसिबल से लेके आप लो कर देना, क्योंकि क्योंकि आप बिगिनर हैं। तो इम्पॉसिबल अगर आप अभी कर देंगे तो फिर आपका कोई भी अटैक आप अभी नहीं कर पाएंगे, इस वजह से आप इसको यहाँ लो करते हैं। फिर उसके बाद देख सकते कितने सारे अटैक आप प्रैक्टिस कर सकते, ब्रूट फोर्स कर सकते, जो कि मैंने आपको करके दिखाया था हाइड्रा या फिर ब्रूटर टूल की मदद से। कमांड इंजेक्शन कर सकते। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली एक वेबसाइट है, आपने अपने कंप्यूटर पे एक वेबसाइट होस्ट कर ली जो कि थोलेबल है, और जो कि मैंने आपको अटैक वेक्टर सिखाए हैं, आप सारे उन अटैक वेक्टर्स की यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब आप क्या करें, जैसे कि ये मेरी विंडोज 10 रन हो रही वर्चुअल मशीन में, आप अपनी भी विंडोज 10 वर्चुअल मशीन रन करेंगे। उसके अलावा आप एक काली की मशीन और रन कर लेंगे। ठीक है, फिर दोनों मशीन अगर रन हो जाएंगी तो आप फिर देखेंगे कि आप ये जो इसका आईपी एड्रेस है जो कि हम सीएमडी से पता कर सकते हैं क्या है। तो आप देख रहे हैं इसका मेरे को आईपी एड्रेस भी पता चल गया, ये है। तो आप काली मशीन से इस मशीन को, इस आईपी एड्रेस को अगर सर्च करेंगे ना, तो आपको ये जो दिख रहा है फॉर्म, ये वाला फॉर्म, ये आपको काली मशीन पे दिख जाएगा। उसके बाद काली के जो टूल्स मैंने आपको बताया हाइड्रा या इस टाइप का, तो उनसे आप इस पे सारे टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये ब्रूट फोर्स का कर सकते हैं, कमांड इंजेक्शन का कर सकते हैं, क्रॉस साइट का कर सकते हैं, रिक्वेस्ट फॉरवर्डिंग का, फाइल इंक्लूजन, फाइल अपलोड, इनसिक्योर कैप्चा। तो आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो सीक्वल इंजेक्शन पढ़ाऊंगा और एक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आज सीक्वल इंजेक्शन पढ़ा देता हूँ। सीक्वल इंजेक्शन क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, जब भी कोई एक कंप्यूटर मतलब किसी सर्वर कोई रन होता है तो उसके बैकग्राउंड मतलब बैक एंड में एक माई एसक्यूएल सर्वर भी इंस्टॉल होता है। मतलब एक माई एसक्यूएल सर्वर रन हो रहा होता है, जो यूजर नेम पासवर्ड या जो भी रिक्वायर्ड चीजें उस सर्वर को आपको प्रोवाइड करनी है वो उसके अंदर स्टोर होती हैं। तो सीक्वल का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, मतलब जो माई एसक्यूएल है या फिर कोई और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। एक माई एसक्यूएल काफी पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज होती है उससे क्वेरीज करने के लिए, मतलब उससे कुछ भी डेटा मांगने के लिए या डेटा उसमें अपलोड करने के लिए। तो क्या होता है कि जब कोई प्रोग्रामर क्या करता है, अपनी एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन को बनाता है, तो उसमें बैकग्राउंड में वो एक सीक्वल डेटाबेस रखेगा। लेकिन अगर उसने प्रोग्रामिंग ठीक से नहीं की है सीक्वल की, मतलब माई एसक्यूएल के जो डेटाबेस बनाते हुए उसने जो कोडिंग की है वो अगर सही नहीं की है, तो उसमें सीक्वल की इंजेक्शन की वनरेबिलिटी रह जाती। तो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखा, पहले तो मैं इसका जो नॉर्मल बिहेवियर है वो क्या होता है वो करके दिखा दे रहा। तो नॉर्मल बिहेवियर इस एप्लीकेशन में जो बनाया है, जो भी इसका डेवलपर है उसने ये बनाया, अगर मैं इसमें यूजर आईडी कोई पुट करूंगा सीक्वल इंजन, तो ये देखना एक उस यूजर के करस्पॉन्ड उसका नाम दे देगा और सरनेम दे देगा। तो यहाँ तक तो बिहेवियर बिल्कुल ठीक चल रहा है, ऐसा ही एक्सपेक्ट था। लेकिन क्या हो कि मैं इस यूजर आईडी के अंदर वो कमांड देने लगूं जो इसको एक्सपेक्टेड ही ना हो। उसने क्या किया है कि उसने इसके अंदर सिर्फ यूजर के नॉर्मल इनपुट के लिए इसने इसको प्रोग्राम किया है। लेकिन मैं तो कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। अगर क्या हो कि मैं वन की जगह सीक्वल की कमांड इसमें इनपुट करने लगूं, अगर वो जो वन में भेज रहा था उसकी जगह अगर मैं सीक्वल की कमांड यूज करूंगा, क्योंकि आपको पता ही है कि बैकग्राउंड में माई एसक्यूएल का डेटाबेस रन हो रहा, तो माई एसक्यूएल अगर वो सही से कॉन्फ़िगर नहीं है, तो जो मैं सीक्वल कमांड यहाँ पे टाइप करूंगा वो जाके उस सिस्टम में क्या बोलते हैं एग्जीक्यूट होने लग जाएंगी, और फिर मैं उसकी मदद से सब कुछ कर सकता हूँ। मैं क्या बोलते हैं डेटाबेस डिलीट कर सकता हूँ, डेटाबेस अपडेट कर सकता हूँ, उनका पासवर्ड डंप कर सकता हूँ। और जैसा कि मैंने बताया, पासवर्ड एनक्रिप्टेड होगा, MD5 होगा, क्योंकि हमेशा से ही ज्यादातर जो भी वो होते हैं वेब सर्वर, उनमें MD5 ही
इंक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज होता है, और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आप MD5 कैसे क्रैक करते हैं। जो अंदर रिपर वाले कंसेप्ट जब मैंने बताया तो उसमें मैंने आपको इन डेप्थ समझाया था। ठीक है, तो आप ये पता कैसे कर सकते हैं कि उसमें माई सीक्वल की वनरेबिलिटी है। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कॉलन, सॉरी, एपस्ट्रॉफी। तो अगर आप इसको किसी यूजर फील्ड में टाइप करते हैं, मतलब आप किसी यूजर फील्ड में इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, एपस्ट्रॉफी को अगर आप टाइप करते हैं, ठीक है, और आप प्रेस एंटर करते हैं, ट्रॉफी, ठीक है, अगर आप प्रेस करते हैं एंटर, तो आप देखना कि यहाँ पे कुछ लिख के आएगा। देखिए ये क्या कह रहा, यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल दैट करस्पॉन्डेड टू। तो ये पढ़ लिया आपने ना। लेकिन ये इस एरर का मतलब क्या पता चल गया, इस एरर का मतलब हम लोग को ये पता चल गया कि इसमें सीक्वल इंजेक्शन की वनरेबिलिटी है। तो आपको एक चीज पता चल गई कि इसमें सीक्वल इंजेक्शन की वनरेबिलिटी, इसका मतलब मैं इसमें सीक्वल की कुछ कमांड डाल सकता हूँ और अपना डिजायर रिजल्ट निकाल सकता हूँ। तो वैसे तो देखने में तो बहुत सिंपल सी वनरेबिलिटी लगती है, लेकिन इसका मैं आपको ब्रॉड पर्सपेक्टिव समझाता हूँ क्या हो सकता है। मान लीजिए कि ये कोई वेबसाइट होती, किसकी, बैंकिंग या कोई बैंक कंपनी है, उसकी ये वेबसाइट होती, और अगर वो मान लो आपसे सीक्वल की कमांड एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते, तो आप क्या क्या कर सकते थे, आप सोच के देख सकते हैं कि जितने भी उसके यूजर्स हैं, आप उनकी सारी इंफॉर्मेशन डंप कर सकते हो। उसमें उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन हो सकती थी, जैसे कि उसका नेम, उसका एड्रेस, उसकी एज, उसका फोन नंबर। तो ये भी चलो, ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, लेकिन इससे और भी ऊपर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उसका क्रेडिट कार्ड डिटेल, उसका बैंक पासवर्ड, वो सब कुछ भी स्टोर होगा। अब मान लीजिए आप किसी का बैंक क्रेडिट कार्ड या फिर बैंक पासवर्ड किसी का चला जाए, तो कंपनी का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो आपका जो बैंक है, जो आपकी क्रेडिट कार्ड या जो आपका अकाउंट है, उसमें कुछ पैसा होगा, वो भी पैसा कहीं स्टोर होता है किसी माई एसक्यूएल के डेटाबेस में, कितना पैसा है। अगर आप सीक्वल कमांड बैंक के सर्वर पे रन कर पाए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस पैसे को और बढ़ा सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं कितनी सीरियस वनरेबिलिटी हो सकती है, और ये बहुत पॉपुलर वनरेबिलिटी है। वैसे तो ये जन बैंक के सर्वर्स में इतनी बेवकूफी वाली वनरेबिलिटी नहीं होती है, लेकिन आप जब वो किताब जो मैंने आपको दिखाया, तो आप और डेप्थ में समझ पाएंगे किस टाइप की वनरेबिलिटी एग्जिस्ट करती हैं और उनको कैसे दूर करना है। वो भी उस किताब में दिया, मैं उसका अभी नाम आपको बता दूंगा। वैसे तो किताब का नाम है सीक्वल इंजेक्शन अटैक एंड डिफेंस बुक, बहुत अच्छी बुक है। मैं अभी आपको बिल्कुल एक बार सर्च करके दिखाऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली मेरे पास है, मैं आपको दे भी दूंगा अगर किसी को चाहिए होगी, नहीं तो आप गूगल पे एक सर्च करेंगे, वो आपको मिल जाएगी। तो जैसे कि ये वाली कमांड तो मैं टाइप कर चुका हूँ, तो जितना मैंने अभी बताया आप उतना थोड़ा सा समेट लीजिए। मैं अभी 1 मिनट में वापस आता हूँ, फिर उसके आगे का कंसेप्ट शुरू करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर आप समझेंगे जो जितना मैंने अभी पढ़ाया, फिर आप उसका यूज भी समझ पाएंगे, प्रैक्टिकल यूज क्या है रियल लाइफ में। ठीक है, तो तब तक आप ये सब देख लीजिए। तो गाइस फिर शुरू करते हैं आगे का कंसेप्ट। देखते हैं कि जैसा कि मैंने वन टाइप किया था, तो इसने पहले यूजर का नेम और सरनेम बता दिया। ये उसकी नेचुरल फंक्शनैलिटी है, उसको डिजाइन ही ऐसा किया कि आप इसमें कोई नंबर डालेंगे, ठीक है, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग में एडमिन, जो उसके करस्पॉन्डिंग में नाम सेव होगा और उसका एक सरनेम सेव सेव होगा,
तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो मैं अभी टू टाइप करके देखता हूँ, तो देख सकते हैं इसने कुछ और बता दिया। लेकिन मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम है इसमें सीख, क्योंकि हमको पता चल गया इसमें सीक्वल की वल्नरेबिलिटी, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें सीक्वल की कमांड टाइप करूंगा। ठीक है, तो सीक्वल की अगर मैं कमांड टाइप करूंगा तो ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देगा, जिसके लिए डिजाइन नहीं था अब वो रिजल्ट देने लगेगा। तो अगर आपने क्या बोलते हैं 11th और 12th में आईपी ली थी, जो कि मैंने ले रखी थी, तो आपने सीक्वल का बेसिक पढ़ा होगा, माई एसक्यूएल पढ़ा होगा, तो आपने थोड़ा बहुत माई एसक्यूएल का बेसिक पढ़ा होगा, तो फिर आपको पता होगा कि सीक्वल कमांड किस टाइप की होती है। जस्ट इन केस आपने नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको थोड़ी सी बता दे रहा हूँ जिसको आप देख सकते हैं और आप याद कर सकते हैं। बाकी जो मैंने बुक आपको शेयर करूंगा उसमें इन डेप्थ ये सारे कंसेप्ट होंगे, तो आप उससे और डिटेल में पढ़ पाएंगे। लेकिन फिलहाल जितना इतना मैंने जो आपको दिखा रखा है, आप उससे भी काफी कुछ समझ सकते हैं। तो पहले ही पहली जो सबसे पहली कमांड है, पहले मैं उसको टाइप करके आपको दिखा दे रहा। तो ये रही सबसे जो पहली कमांड है, वो है 50, उसके बाद एपस्ट्रॉफी, इसके बाद और 1 = 1, 1 = 1, ठीक है, उसके बाद हैश। तो इस कमांड का मतलब क्या है, ये जो एपस्ट्रॉफी होता है, ये अगर ये मैं लगा देता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि इसके जो आगे था ना उसको भूल जाओ, उसको सीक्वल को, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं एपस्ट्रॉफी लगाता हूँ तो सीक्वल इसको ऐसे रीड करता है कि जो एपस्ट्रॉफी से पहले लिखा था उसको भूल जाओ। ठीक है, और उसके बाद और का मतलब क्या है, या तो ये कंडीशन ट्रू हो जो और से पहले लिखी गई है, या तो ये कंडीशन ट्रू हो जो और के बाद लिखी गई है। तो अब क्या करेगा, सीक्वल पढ़ेगा इसको, इस वाली कमांड को पढ़ के क्या इंटरप्रेट करेगा, 50 एंटर हुआ लेकिन फिर कॉमा ये एपस्ट्रॉफी आ गया, इसका मतलब क्या बोलते हैं, जो इससे पहले लिखा गया है उसको भूल जाओ। सीक्वल ने कहा ठीक है मैं भूल गया, फिर और आ गया है, तो और से वो क्या समझेगा, अब एक और उसके पास कंडीशन आने वाली, उसको रीड करना पड़ेगा। तो दूसरी कंडीशन क्या है, क्या 1 = 1 है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 = 1 है, तो एटलीस्ट ये वाली कमांड तो रन कर दो। और इस हैश का क्या मतलब, इस हैश का मतलब ये है कि जो इसके बाद पूछा जाएगा आप उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं, इसके बाद जो भी पूछा जाएगा आप उसको भूल जाओ। तो इस टोटल कमांड का मतलब क्या हो गया, जो कॉमा से पहले है, सॉरी एपस्ट्रॉफी से जो पहले है वो भूल जाएगा, और जो इसके बाद पूछा गया, मान लिया आप एक ऐसा टेक्स्ट फाइल होता, लाइक एक ऐसा फॉर्म होता जिसमें यूजर नेम भरना होता, फॉर्म पासवर्ड भरना होता, तो आप उसमें ये जो हैश लगा देते यूजर नेम में, तो उसमें वो पासवर्ड नहीं पूछता, क्योंकि इस हैश का, जैसा कि मैंने मतलब बताया, इस हैश का मतलब है कि इसके बाद जो कुछ भी आया है ना वो आपको सीक्वल को भूल जाना है, जो कुछ भी इसके बाद पूछा गया वो पूछना ही नहीं है। तो आप सीधे से लॉग इन हो जाते बिना पासवर्ड टाइप किए। तो अब इस कमांड को एक बार पहले मैं रन करके दिखाता हूँ, देखते हैं क्या आउटपुट देता है। तो आप देख सकते हैं इसने एंटर लिया, और इसने जितने भी डेटाबेस में वो थे यूजर्स, फिलहाल तो इसमें सैंपल के लिए 5 ही यूजर्स डाल रखे हैं, तो आप देख सकते हैं इसने पांचों यूजर्स को क्या बोलते हैं यहाँ पे प्रिंट कर दिया। आप देख सकते हैं उनकी फर्स्ट नेम क्या बोलते बॉब, और उसका सरनेम पैब्लो, पिकासो, हैकमी और गॉर्डन ब्राउन या जॉर्डन ब्राउन, जो भी इसको प्रोनाउंस करेंगे, और इसने पांचों दिखा दिए। तो सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा और भी 3-4 कमांड मैं आपको बताऊंगा जिसका आप यूज कर सकते हैं। तो जो दूसरी है वो ये है कि क्या बोलते हैं, आप ये वाला काम जो हो गया, जो मैं कि आपको समझाई दिया कि ये एपस्ट्रॉफी क्या काम करता है, इसके अलावा जो से एक बार एपस्ट्रॉफी लगाएंगे, स्पेस, यूनियन। तो अगर आपको नहीं पता तो क्या बोलते हैं, सीक्वल इंजेक्शन में काफी सारी टेक्निक्स होती हैं, जिसमें से टेक्निक है एक जो कि मैं अभी यूज करने जा रहा हूँ, यूनियन टाइप। ठीक है, इसके अलावा और भी होती है, जैसे कि इंक्लूड टाइप, बूलियन बेस्ड ब्लाइंड टाइप इंजेक्शन, और टाइम बेस्ड ब्लाइंड टाइप इंजेक्शन, एरर बेस्ड ब्लाइंड टाइप, सॉरी सिर्फ एरर बेस्ड, और फिर यूनियन क्वेरीज जो कि ये अभी करने जा रहा हूँ। उसके बाद स्टैक्ड क्वेरीज भी होती हैं, और आउट ऑफ हैंड क्वेरीज भी, सॉरी आउट ऑफ बैंड क्वेरीज भी होती है, जो कि आप परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको यूनियन, सॉरी ये जो यूनियन क्वेरीज हैं इनको आपको करके दिखाऊंगा।
तो देखते हैं जो भी आउटपुट आएगा, आप उससे समझ पाएंगे कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। अगर तो आपने माई एसक्यूएल पढ़ी होगी तो आप इसको बहुत जल्दी से कैप्चर कर लेंगे कर क्या रहा है, लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ी है फिर भी आपको समझ आएगा थोड़ा थोड़ा कि मैं ये बताने क्या कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है, इसको मैं पूरा टाइप कर देता हूँ। तो ये है यूनियन सिलेक्ट, इसको हम नहीं कर रहे हैं, एंड देन डेटाबेस। और आप ये भी सोच रहे हो कि मान लीजिए मुझे सीक्वल नहीं पता है, तो फिर ये मुझे पता कैसे चलेगा कि ये मैं कहाँ से कौन सी कमांड टाइप करूँ डंप करने के लिए डेटाबेस। तो मैं आपको एक टूल के बारे में बताने वाला हूँ। काफी अच्छा टूल है, लगभग 40,000 डेवलपर्स ने सालों की मेहनत के बाद बनाया है। आई गेस आपने गेस कर लिया होगा मैं गूगल की बात कर रहा हूँ। तो आप उस पर एक सर्च करेंगे आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप उस पे सर्च कर रहे हैं ना कि सीक्वल की क्वेरीज दे दो डेटाबेस डंप करने के लिए, सीक्वल की क्वेरीज चाहिए टेबल्स प्रिंट करने के लिए, तो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो इस पे आप करते हैं सबमिट। तो आप देख सकते हैं कि इसने मेरे को डेटाबेस दे दिया, और जो कि मैंने ये पास किया था तो इसने मेरे को डेटाबेस का नाम दे दिया, वो की है DBWA। तो मैंने सीक्वल कमांड में आपने देखे होगा मैंने क्या डाला था। मैंने सीक्वल कमांड में डाला था यूनियन सॉरी एपस्ट्रॉफी यूनियन सिलेक्ट डेटाबेस, मतलब डेटाबेस को सिलेक्ट करो और उसको प्रिंट कर दो। तो आप देख सकते हैं इसने प्रिंट भी कर दिया यूजर का। और ये जो हैश का तो मतलब मैंने आपको बताया, इसके बाद की जो जो कुछ भी ये मांग रहा है वो क्या बोलते हैं हमको इग्नोर करना है। तो एक और इसी से बिल्कुल सिमिलर कमांड है, तो उसको भी करके दिखाता हूँ। एपस्ट्रॉफी यूनियन, उसके बाद आता है सिलेक्ट, सिलेक्ट की स्पेलिंग सही कर दूं, सिलेक्ट। और फिर उसके बाद आता है नल, एंड देन कॉमा, उसके बाद टेबल नेम। तो इससे अभी मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें हम एग्जैक्टली करने क्या का काम मतलब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया टेबल नेम। और उसके बाद फ्रॉम इंफॉर्मेशन डैश स्कीमा डॉट टेबल, और हैश। ठीक है, तो ये रेड दिखा रहा है, इसका क्या इसका मतलब कुछ भी नहीं है, वो ऐसा टाइप किया। आई होप पेश करता हूँ। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने क्वेरीज पूरी टाइप कर दी। यूनियन सिलेक्ट, मैं आपको ये क्वेरी पूरी दिखा रहा है, नल, उसके बाद कॉमा है, फिर टेबल नेम है, ठीक है, उसके बाद स्पेस है, फिर लिखा है फ्रॉम, कहाँ से करनी है, इंफॉर्मेशन डैश स्कीमा डॉट टेबल, और फिर उसके बाद मैंने हैश लगाया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जितने भी मुझे टेबल का नाम चाहिए रिजल्ट से। अब ये क्वेरी आपको मान लीजिए आपको सीक्वल नहीं पता तो आपको कैसे पता चलेगी। तो आप गूगल पे करेंगे कि मैं कैसे जिस वेबसाइट में सीक्वल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी है तो उस वेबसाइट से मैं कैसे टेबल का डेटा डंप करूं। तो आप पहली क्लिक करेंगे तो आपको जो ऊपर से दो तीन वेबसाइट है आप उनको ओपन करेंगे, तो उसमें आपको टेबल से रिलेटेड क्वेरीज कैसे डंप करना है वो आपको मिल जाएंगे। और बाय द वे मैं आपको एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए और भी बता दूं, जो हैश है जिसका मतलब होता है कि इसके आगे जितनी भी कंडीशन पूछ रहे हैं उनको इग्नोर करो, जितना मैंने लिख दिया सिर्फ उतने से ही काम चला लो। तो लेकिन ये सिर्फ माई एसक्यूएल डेटाबेस में काम करता है। मान लीजिए बैकएंड पे वो कोई और सीक्वल सर्वर सॉरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कर रहा है यूज माई एसक्यूएल की जगह, तो ये क्या बोलते हैं कहीं कहीं पे तो ये डैश डैश होता है, कहीं ये सीक्वल के केस में ये हैश है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि वो कौन सा डेटाबेस यूज कर रहा है। तो उस हिसाब से अब आपको ये कैसे पता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था इन्यूमरेशन करते हैं हम लोग, स्कैन करते हैं उसके बाद इन्यूमरेट, तो इसीलिए हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। जो रिकॉर्डिंग का काम था ये इंफॉर्मेशन गैदर करना कि वो बैकएंड में माई एसक्यूएल सर्वर यूज कर, वो सर्वर कौन सा यूज कर रहा है और उस सर्वर पे डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए कौन सी उसका बोलेंगे टेक्निकली, लेकिन आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज कर रहा है। तो रिकॉर्डिंग का अब आपको सिग्निफिकेंस समझ आएगा क्यों करते हैं, ताकि हम लोग फॉर्मेट कर सकें कि हमको कौन सी अटैक वेक्टर का यूज करना है, सीक्वल इंजेक्शन का करना है, तो उसके डेटाबेस के हिसाब से हम लोग अपनी क्वेरीज गूगल से सर्च करके लिख सकें, ताकि आप फिर डेटाबेस सीधा डंप कर सकें। तो ये वाली बात आपको समझ आएगी। तो मैं अब सीधा इसको सबमिट करता हूँ और देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। तो जैसे ही मैंने सबमिट किया
तो बोल रहा है अननोन टेबल इन द एरर स्कीमा। तो देखते क्या क्या स्पेलिंग में गड़बड़ हुई है। तो टेबल के बाद नल कॉमा टेबल, ओके स्पेलिंग में मुझे लगता है कुछ गड़बड़ थी। तो देखते हैं यूनियन सिलेक्ट नल टेबल, इसके बाद टेबल का नेम, और ये पे रेड वाला ये बहुत दिक्कत कर रहा है, एक मिनट इसको हटा दो। यूज इन हैंड ऐड टू डिक्शनरी तो कर दो। हाँ आप देखने दो स्पेलिंग। तो टेबल नेम ये ठीक है। सिलेक्ट डैश यूनियन, एक बार मैं फिर से क्वेरी पढ़ लेता हूँ। यूनियन, उसके बाद सिलेक्ट, उसके बाद नल, नल के बाद है कॉमा, फिर है टेबल का नेम, एंड देन फ्रॉम इंफॉर्मेशन डैश स्कीमा डॉट टेबल्स। ओके यहीं पे मिस्टेक कर दी। तो अब ठीक है। तो अब देखना जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो आपको देखना है पूरा डेटाबेस डंप हो गया, जितनी भी टेबल थी उस डेटाबेस में सारी डंप हो गया। सारी की सारी एक ही मतलब क्वेरी से ही डंप हो गई है। तो अब इसमें हम लोग काम की ढूंढने की कोशिश करते, देखो इतनी सारी टेबल्स हैं। अब इनमें से कोई एक ऐसी भी टेबल होगी जिसके अंदर क्या बोलते हैं यूजर नेम सेव होगा किसका, हमारे एडमिन का, और पासवर्ड सेव होगा किसका, जो हमारे यूजर जो लॉग इन कर सकते हैं। तो हम लोग पहले उस टेबल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वो कैसे ढूंढते हैं, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा हिट एंड ट्रायल लगाते हैं और थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं कि जनरली जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामर वेरिएबल के नेम इस हिसाब से लगता है कि थोड़ा सेंस बनाए। क्योंकि कभी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो एक डीबगर भी होता है उसमें, एक आपका दोस्त जो आपके साथ काम करता है तो उसको समझ आना चाहिए कि आपने क्या लिखा। तो जनरली ऐसा हमेशा बताया जाता है कि आप ऐसे वेरिएबल का यूज करें जिनका सेंस बनता हो। तो लेकिन इस चीज का अब हम लोग फायदा उठाएंगे। तो अब हम उन सारी टेबल्स के नाम चेक करें तो अब हमको कोई ऐसी टेबल सर्च करनी जो कह रही हो यूजर, या फिर कुछ इस टाइप का एडमिन बोल रही हो या यूजर बोल रहे हैं। तो उस हिसाब से हम समझ जाएंगे कि ये जो टेबल है वो क्या बोलते हैं हम लोग को यूजर के डेटाबेस को रखती है। तो मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। अगर आपकी स्क्रीन पे स्क्रॉलिंग में नहीं समझ आ रहा तो कोई नहीं, मैं जैसे ही वो दिख जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। तब तक आप खुद से भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्या बोलते हैं अभी तक इस टाइप का कोई नाम नहीं है। ये जो नाम आ रहा है बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट, इनमें होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है। तो देख सकते हैं, ये देखिए एक मिल गया यूजर्स वाला। हो सकता है इसमें क्या बोलते हैं जो अपना डेटाबेस हो इसी में एग्जिस्ट कर रहा हो। और नीचे स्क्रॉल करते हैं, इवेंट फंक्शन जनरल लॉग प्राइवेसी हेल्प कैटेगरी हेल्प कीवर्ड, इसके अलावा और नीचे स्क्रॉल करते हैं अगर कोई और मिलता है। नहीं तो एक और ये मिल गया, हो सकता है इसमें हो डेटा। ठीक है और देखते हैं, नीचे और स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, कोई और मिलता है अगर एडमिन नाम का मिलता है तो इसका मतलब तो फिर 100% देखिए ये मिल गया। ये हो सकता है, इसको हमको टेस्ट करना पड़ सकता है। ये मिला है, इसको टेस्ट करेंगे हम लोग, हो सकता है इसमें हो सकता है यूजर नेम और पासवर्ड जितने भी यूजर्स उसमें लॉग इन कर सकते हैं। इसमें तो लॉग इन का क्रेडेंशियल ही नहीं है, मतलब जो हम लोग टेबल पढ़े मतलब जो जो भी ये वेबसाइट चेक करें जो हम लोगों ने अपने लोकल होस्ट पे बनाई है। लेकिन लेट्स से अगर होता तो हम लोग क्या करते। तो फिलहाल तो मैं यूजर वाला ही चूज कर ले रहा। सबसे पहले मुझे यूजर वाली मिली थी ऊपर यहीं कहीं पे, तो आपने खुद ही देखी थी जब मैंने आपको दिखाई थी। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ सबसे पहले उसी को टेस्ट करके देखते हैं क्योंकि वो भी काफी लीगल नेम है। अगर मुझे एक ऐसा डेटाबेस बनाना चाहिए पड़े और ठीक है जिसमें मैं यूजर्स की इंफॉर्मेशन रखूंगा तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है कि मैं उस टेबल को यूजर बोल दूं। तो चेक करके देखते हैं कि क्या है इसमें, अगर है कि नहीं। तो उसके लिए कमांड क्या है, सीक्वल की सॉरी एपस्ट्रॉफी, उसके बाद यूनियन, उसके बाद सिलेक्ट स्पेस यूजर। जैसा कि मैंने तो मतलब इसका ये मतलब हुआ कि यूजर जो टेबल है उससे सिलेक्ट करो, और क्या सिलेक्ट करना है, स्पेस कॉमा पासवर्ड, सॉरी ये यूजर सिलेक्ट कर रहे हैं और ये पासवर्ड सिलेक्ट है, टेबल का नाम अभी बाद में देते हैं, फ्रॉम यूजर्स, और इसके बाद हैश, दैट्स इट। एक बार मैं कमांड से चेक कर ले रहा कि कुछ मिस्टेक ना हो, फिर उसके बाद उसको एंटर मारते यूनियन सिलेक्ट यूजर। ठीक है और फिर उसके बाद जैसे फर्क तो नहीं पड़ता है, इससे पासवर्ड
पासवर्ड में यही स्पेलिंग रखते हैं, फ्रॉम यूजर। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है सीक्वल कमांड। तो एक बार एंटर करते देखते हैं हम लोग को मिलता है। तो देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ से जैसे कि मैंने ये टाइप की और आपको यूजर्स का जो फर्स्ट नेम है वो भी दिख गया और एक पासवर्ड जैसा कुछ दिख रहा है। तो ये क्या है? जैसा कि मैं भी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, ये पॉसिबली क्या हो सकता है? तो कोई अनम्यूट करके ये बता दो। चलो ये तो मैं बता दें, हैश पासवर्ड है। अब कोई मुझे अनम्यूट करके ये बताओ कि ये किस इंक्रिप्शन एल्गोरिदम का यूज करके हैश हुआ होगा। मैं इसको 10 बार बोल चुका हूँ, तो अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा। तो अनम्यूट करके आप बता सकते हो अगर आपको पता है ये किस इंक्रिप्शन एल्गोरिदम में हैश किया गया है। MD5। ठीक है, करेक्ट आंसर है ये कि जैसा कि मैंने बताया था, ये MD5 में ही वेब सर्वर इन जनरल MD5 इंक्रिप्शन एल्गोरिदम का यूज करके ही जो पासवर्ड है उनको हैश किया जा सकता है। तो ये हमको सबसे पहला मिल गया है ये वाला। तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और इसको मैं क्रैक करूंगा। फिलहाल तो मैं इसको ऑनलाइन साइट से क्रैक करके देख ले रहा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम लोगों ने इजी मोड यूज किया तो ऑनलाइन साइट के डेटाबेस में ये मिल जाएगा। लेकिन आप जॉन द रिपर का यूज कर सकते हैं इसको क्रैक करने के लिए। तो अब आप सोच रहे हैं जब ऑनलाइन साइट से ही क्रैक हो रखा है तो मुझे जॉन द रिपर जैसे टूल्स की जरूरत क्यों पड़ी? तो आप ये बात सोचने की कोशिश कीजिए कि आप किसी पर्सन को जानते हैं, ठीक है, तो आप गेस कर सकते हैं उसकी थिंकिंग मेंटेलिटी को आप समझने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी को पेन टेस्ट करते हैं, कंप्यूटर को या किसी पर्सन को, तो आप उसकी मेंटेलिटी को समझने की कोशिश करते हैं, वो किस टाइप के कॉम्बिनेशन सोचता है, वो किस टाइप के पासवर्ड रख सकता है। तो जो हम लोग क्रंच टूल का यूज करके वर्ड लिस्ट जो बनाएंगे वो उसी बेसिस पे बनाएंगे जिस टाइप का पासवर्ड रखने की पॉसिबिलिटी है। अब मान लीजिए आपके दोस्त का नाम अनुज है, तो वो पासवर्ड अनुज 123 रखेगा। ठीक है, आपको हैश पासवर्ड मिल गया और लेकिन आपको ये नहीं पता ये पासवर्ड क्या है, लेकिन आपको ये गैस है कि अनुज 123 या इस टाइप का कोई बहुत सिंपल सा अपना नाम रखेगा और कुछ इस टाइप का कॉम्बिनेशन रखेगा। तो अब वो किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे तो मिलेगा नहीं। तो आप क्या करेंगे, क्रंच टूल से उस टाइप का पासवर्ड बना लेंगे, पासवर्ड की एक लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद जॉन द रिपर से उसको क्रैक करेंगे। तो उस वक्त ये ऑनलाइन साइट काम नहीं है, इसलिए मैंने आपको जो जॉन द रिपर टूल का कंसेप्ट समझाया था। बाय द वे, जॉन द रिपर का काम इससे ज्यादा भी, जैसा कि मैंने बताया था, आप उससे PDF पासवर्ड भी क्रैक कर सकते हैं और जिप आर्काइव के भी पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं इसको क्रैक करके देखता हूँ। तो ये देखिए वेबसाइट है, इसने रिजल्ट दे दिया है, बता रहा है क्या सक्सेसफुल हो गया। तो चेक करते हैं क्या पासवर्ड है। तो देख सकते हैं इसने बता दिया कि इसका जो रिवर्स पासवर्ड जो ये जो MD5 हैश है, इसका जो क्रैक्ड है स्ट्रिंग है वो पासवर्ड है। तो इससे हम लोग को क्या पता चल गया? इससे हम लोग को पता चल गया जो एडमिन यूजर है, इसका जो पासवर्ड हमको मिला है वो है, क्या बोलते हैं, पासवर्ड है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये खत्म करते हैं। इसके अलावा और भी यूजर्स हैं, ये है पता नहीं कौन सा गॉर्डन, अजीब सा नाम है, देख सकते हैं इसका भी इनक्रिप्टेड पासवर्ड आ गया MD5 फॉर्म में। तो एक गूगल सर्च करते हैं तो ये रिवर्स बता रहा है, देखते हैं ये बता पाता है करेक्ट। तो देख सकते हैं ये भी बहुत सिंपल सा ही था, तो ऑनलाइन साइट से मिल रहा है ABC123। तो अगर आपने इस टाइप का कभी भी कोई पासवर्ड यूज किया तो गॉड से मत कीजिए, टफ पासवर्ड यूज कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि ये रिवर्स करना भी कितना ईजी है। और डिक्शनरी अटैक तो आप कभी भी किसी भी सिस्टम पे कर ही सकते हो, उसके लिए तो फेसबुक भी सिक्योर नहीं है, इंस्टाग्राम भी सिक्योर नहीं है। तो देख सकते हैं, ये देखिए चार्ली आ गया इसका। और इस वाले का भी देख लेते हैं, पैब्लो का, इसका कुछ रिवर्स में मिलता है क्या गूगल पे? सक्सेसफुल हो गया, ये भी तो देख लेते हैं। तो ये देखिए लीटमैन, इसका भी मिल गया हमको गूगल पे। सॉरी, ये जो भी वेबसाइट है MD5 growmap.com, तो इसका भी मिल गया था। लास्ट वाला ही बचा है, तो एक बार इसको भी चेक करते हैं। तो अब मान लीजिए ये कोई ऐसी वेबसाइट होती जिसमें क्या बोलते हैं, आपको यूजर नेम पूछा जाता और आपसे पासवर्ड पूछा जाता लॉगिन करने के लिए। तो आप सीक्वल की क्वेरी डाल के पहले तो यूजर्स के नेम डंप कर लेते। ठीक है, पहले तो आप क्या करते, डंप करेंगे हम लोग, टेबल डंप करते। टेबल डंप हो जाती, फिर उस टेबल को चेक करते कि कौन सी वाली टेबल में यूजर नेम पासवर्ड होने की पॉसिबिलिटी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, लॉजिकल टेबल का नाम ऐसा देखेंगे कि जिसमें होने की पॉसिबिलिटी आपको लगता है कि हो सकती है, सबसे पहले उसी टेस्ट करेंगे। तो मुझे जो टेबल का नाम मिला वो यूजर्स मिला, तो मैंने उसको सबसे पहले टेस्ट किया। जब मैंने टेस्ट किया तो उसमें मैंने ये वाली क्वेरी डाली थी कि एपिस्ट्रॉफी यूनियन सिलेक्ट यूजर कॉमा पासवर्ड फ्रॉम यूजर। ठीक है, तो उससे जब मैंने वो डाल दी तो फिर मुझे ये जो है यूजर का नेम और उसका हैश पासवर्ड भी मिल गया।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सारे हैश पासवर्ड क्रैक कर ले, एक आखिरी बचा है, इसको भी आपको दिखा देता हूँ क्या है। तो देख सकते हैं, ये देखिए, ये वाला जो पासवर्ड था क्रैक हो चुका है, और इसका इसका भी नाम, अच्छा ठीक है, इसका भी नाम पासवर्ड ही है, मुझे लगता है फिर वो दोनों हैश सेम होंगे। हाँ ठीक है, ये दोनों हैश सेम है, इसी वजह से ये भी पासवर्ड है। तो इतना काम तो अपना हो गया। अब आप सोच रहे होंगे ये सीक्वल की क्वेरी का तो सीन समझ आ रहा है कि लाइक ठीक है, सही काम चल रहा है, लेकिन हम लोग क्या ये हर बार मैन्युअली चेक करना पड़ेगा? कोई ऐसा टूल नहीं है जो आपको ये करके दिखा दे? तो मैं एक बार थोड़ी सी अपनी एक और विंडो ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद देखते, पहले रैम बची है खाली। मैं नहीं चाहता मेरा सिस्टम क्रैश हो जाए, लगता तो नहीं है सिस्टम पे एक और वर्चुअल मशीन रन कर पाएगी, लेकिन एक बार पावर ऑन करके देखते हैं, देखते क्या होता है। या तो मैं इसको शट डाउन भी नहीं कर सकता। ओके, ठीक है, मैं टूल जो है हविस टूल नाम है, जो भी उसका प्रोनाउंसिएशन होता, ठीक है, स्पेलिंग आप खुद देख लेना, मतलब जो भी प्रोनाउंसिएशन आप खुद देख लेना, आपको पता चलेगा, ज्यादा मैटर भी नहीं करता ज्यादा। तो काफी पॉपुलर टूल है वो। क्या करता है, आप उसमें एक जो भी है साइट डाल देंगे, साइट का एड्रेस मैं आपको दिखा दूंगा इस खत्म होने के बाद, जब मैं इसको विंडोज को बंद कर दूंगा, तो उसके बाद मैं रन करके दिखा दूंगा, क्योंकि हो सकता है अगर मैं विंडोज 7 अपनी ऑन करूं वर्चुअल मशीन, तो मेरा सिस्टम क्रैश हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी 90% रैम यूज हो रही है। क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि एक विंडोज 10 इधर रन हो रही है, और फिर ऊपर से मेरा हार्डवेयर भी रन कर रहा है, बीच में क्रोम भी चल रहा है, क्रोम खुद से बहुत डेटा रैम खाता है। तो फिलहाल तो मैं इसको इतना ही दिखा रहा, मैं इसमें एक और कंसेप्ट आता है क्रॉस साइट का, तो अभी मैं वो दिखा देता हूँ, उसके बाद फाइनली मैं आपको हविस का भी दिखा दूंगा अपनी विंडोज 7 में कि वो यूज कैसे करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ये वाला तो हम लोगों ने टेस्ट पूरी कर लिया, ये जितना था ये खत्म हो गया। तो अब हम लोग अब जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का स्टोर्ड वाला। तो जो ये जो मैंने छोड़ दिए ना, सीक्वल ब्लाइंड और वीक सेशन आईडी, तो ये सब आप खुद ही से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मैं आपको एक ऑनलाइन साइट और बता दे रहा अभी फिलहाल तो। इसका नाम है hackthesite.com, hackthesite.org। हैक द साइट आप देख पा रहे हैं, जिसने रिजल्ट दे दिया, तो ये रही वो साइट जिसपे आप ये जितनी भी सीक्वल इंजेक्शन और इस टाइप की जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, आपको बेसिक मिशन चाहिए, रियलिस्टिक मिशन चाहिए, एप्लीकेशन मिशन के प्रोग्रामिंग वाले चाहिए, ठीक है। तो ये सारे इस पे मिशन मिल जाएंगे, तो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बिल्कुल ही फ्री है। और क्या वो ऑफकोर्स ओपन है, बस आपको एक बार लॉग इन करना होगा, फिर आप क्लिक करेंगे बेसिक में, तो आप बेसिक से स्टार्ट करना है, क्योंकि क्या बोलते हैं, अभी आप बिगिनर हैं तो अभी लॉग इन मांग रहा है, लेकिन जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे काफी सारे मिशन आएंगे, तो आप उसमें स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी मिशन से। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टॉप 5 में जो हैं सबसे पहले उनको उठाएं, क्योंकि वो सबसे इजी होंगे और बिगिनर फ्रेंडली होंगे, तो आप आराम से इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जस्ट इन केस कि आपको ये होस्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर आप होस्ट कर लिए और आपको प्रैक्टिस के लिए और जरूरत चाहिए, तो फिर आप इस पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं hackthesite.org पे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये लॉगिन फ्री है, आप यहाँ पे जाएंगे, क्या बोलते हैं, लॉगिन के लिए रजिस्टर पे आप यहाँ क्लिक करेंगे, और आप सिंपली रजिस्टर कर देंगे, मैं आपको क्लिक करके दिखा दे रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल बने, आपका नाम, आपका पास फ्रेज मतलब पासवर्ड, और सीक्रेट क्वेश्चन, अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, वेरीफाई करेंगे, एंड बस आपका अकाउंट बन जाएगा। अपना मेल वेरीफाई कर दीजिएगा तो आपको अकाउंट मिल जाएगा, फिर आप आराम से लॉगिन करके यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो और एक और अच्छी चीज इसकी क्या है कि जो भी आप यहाँ पे मिशन करेंगे, बेसिक वाला मिशन या जो भी आप मिशन करेंगे, तो उसको जब आप मान लीजिए आपने पूरी प्रैक्टिस, आप जितना कर सकते थे आपने कर लिया, मैंने जो आपको कंसल्ट आपने वो यूज कर लिया, मैं जो आपको बुक शेयर किया आप उससे रिलेटेड में पढ़ लिए कंटेंट, आपने प्रैक्टिस की, लेकिन फिर भी आपसे अगर नहीं हो पा रहा, तो आप जो भी मिशन का नाम हो उसको कॉपी करना और यहाँ पे गूगल पे पेस्ट कर देना। तो आपको क्या है, जो आपका जो भी है इस वाले मिशन का, वो आपको वॉक थ्रू मिल जाएगा कि कैसे कैसे आगे प्रोसीड होना है। तो आप समझ पाएंगे, आप मेंटेलिटी समझ पाएंगे कि आप कहाँ पे मिस कर रहे थे, तो उससे आप क्या बोलते हैं आगे के मिशन फिर और स्मूथली कर पाएंगे। अगर आपको एक दो सोल्यूशन देखने पड़ जाए तो कोई इसमें इशू नहीं है, स्टार्टिंग में पहले कोशिश करना कि आप खुद से कर लें, अगर आपसे नहीं होता है तो फिर आप देख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ये है कि आप जितने ज्यादा खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अब मैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बताने वाला हूँ, तो आपने देखा होगा कि आप कभी कभी ऐसी फालतू की मूवी डाउनलोड करने वाली साइट पे जाते हैं, तो उस पे एडवर्टीजमेंट लिख के आ जाता है कि आपका ये जो फोन है रेडमी का, या आपका जो वीवो वीवो का फोन है उसको लकी लॉटरी मिल गई, एक ऐसा पॉपअप होके आता है।
अभी मैं दिखाऊंगा किस टाइप का था। अब ऐसा आपने देखा ही होगा कि लॉटरी लग गई, आप जीत लीजिए। तो टेक्निकली वो लोग करते क्या है कि आप जो जब वेबसाइट पे विजिट करते तो उनको ये कैसे पता चलता आपका वीवो का फोन है। तो वो क्या करते हैं, आपकी जो हेडर इंफॉर्मेशन है उसको रीड करते हैं और उससे आपके डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते। तो बता देंगे आपका वीवो ये वाला मॉडल है, इस पे प्राइस पड़ा है, और फिर पॉपअप कर देंगे। फिर पॉपअप में क्या होगा, पॉपअप में जो है जावा स्क्रिप्ट रन हो रही होती है। तो कभी कभार तो सिर्फ उनका काम इतना होता है कि वो आपको कोई मेलिशियस एडवेयर डाउनलोड करवा दें, और कभी कभार उन जावा स्क्रिप्ट में क्या बोलते हैं बैकग्राउंड में और काफी मेलिशियस कमांड्स रन हो रही होती है। तो अगर आप तो उस पर क्लिक करते हैं तो आपका फोन से एक रिमोट सेशन स्टार्ट हो जाता है, और मतलब टेक्निकली आपका फोन हैक हो जाता है, और उसके बाद वो जब चाहे तब आपका फोन कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप कोई मूवी वूवी साइट डाउनलोड करते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट कर दूंगा कि आप अपनी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है और कुकीज है वो आप डिलीट कर दिया करें टाइम टू टाइम। ठीक है, तो अब फिलहाल तो मैं इसको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का वो बता रहा हूँ, स्टोर्ड वाला वर्जन। तो उसमें इसमें कंसेप्ट क्या है, इसमें कंसेप्ट ये है कि क्या बोलते हैं, जब भी हम लोग स्क्रिप्ट लिखेंगे कोई भी इसमें, तो वो क्या करेगा कि जो है यहाँ पे आपको आउटपुट में दिखाएगा। तो फिलहाल मैं एक आपको एग्जांपल करके दिखा दे रहा, तो फिर आप ज्यादा समझ पाएंगे। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। तो इससे करने की बजाय मैं सीधा आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके करके दिखा दे रहा, कंसोल में जाके। तो पहले मैं आपको जावा स्क्रिप्ट की एक दो कमांड बता दे रहा कैसे है। तो ये जैसे कि दिख रही अलर्ट, और अब मैं जो भी यहाँ पे टाइप करूंगा ना वो क्या बोलते हैं प्रिंट होगा उधर, और कॉमा। तो देख रहे हैं जैसा कि मैंने इसमें अलर्ट टाइप किया तो आप देख सकते हैं, ये देखिए जावा स्क्रिप्ट का अलर्ट आ गया जो कि हेलो बोल रहा है। इसी तरह से वो लोग भी एक ऐसी जावा स्क्रिप्ट का अलर्ट देख कैसे कह देते हैं कि आपके वहाँ वायरस आ गया है और ये ऐप डाउनलोड कर लो, वो ऐप डाउनलोड कर लो। तो वो इसी ट्रिक का यूज करते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पे कैसे करेंगे, लेकिन फिलहाल पहले एक दो कमांड है वो आप देख लीजिए। और एक कर सकते अलर्ट, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, आउटगोइंग कॉल बंद है। ठीक है, कोई नहीं, वो मैसेज आ गया था तो मैं चेक कर रहा था कि आप लोग में से किसी ने तो नहीं किया। ठीक है, तो मैं देखता हूँ इसमें क्या टाइप करते हैं। तो इसमें कॉमा हटा दे, इसमें टाइप करेंगे हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। ठीक है, इसको कर देते हैं बंद, और इसके बाद करते हैं ये। तो एंटर, आप देख सकते हैं कि इसने मेरी सेशन आईडी दे दी और सिक्योरिटी बता दी कि लो है, और इसने मेरी सेशन आईडी दे दी। तो आप सकते हैं कैसे आप इजीली इसकी कुकी को भी निकाल सकते हो। तो इसका मतलब अगर तो आप किसी ऐसे जावास्क्रिप्ट पॉपअप पे करते हैं और उसमें मैलिशियस कोड इस टाइप का कोई कमांड इंसर्ट हो रखा है, तो वो आपकी सेशन आईडी को भी बहुत इजीली से चुरा सकता है। और आप जानते हैं कि अगर आपकी कुकीज चली गई सिस्टम की, तो फॉर एग्जांपल उसने आपकी फेसबुक की कुकी, लाइक ये वाली कमांड थोड़ी सी और इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं कमांड्स में, जिससे कि आपकी पूरी कुकी का सेशन चला जाए उसके पास। तो अगर आपको नहीं पता हो कि फॉर एग्जांपल आप फेसबुक यूज कर रहे हो, तो फेसबुक आपके ब्राउजर में जब तक लॉग इन रहेगा जब तक कि आपकी उस सेशन की कुकी उसमें स्टोर रहेगी। जैसे ही आप कुकी क्लियर करेंगे तो आपका सेशन अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो कि अगर कोई बंदा आपकी सेशन की कुकी चुराने में सक्सेसफुल हो गया, तो बिना पासवर्ड और बिना आईडी के वो आपके अकाउंट में लॉग इन हो सकता है, बहुत इजीली लॉग इन हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, आप किसी भी फर्जी साइट पे जाएं और इस टाइप के जब वो पॉपअप वॉपअप दिखाए तो बेहतर होगा उस साइट से वापस आ जाओ, फालतू की साइट है और आप फालतू में अपने सिस्टम को डैमेज कर सकते हो। तो ये हो गई इधर कंसेप्ट की बात। अब आते हैं इधर कैसे करना है ये सारा काम, तो करके देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको जो कमांड टाइप करनी है वो ये है कि क्या बोलते हैं स्क्रिप्ट टेक्स्ट फॉर्म में कैसे, मतलब जो ये टेक्स्ट बार दिख रहा है आपको उसमें कैसे करनी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट अलर्ट, और उसके बाद यहाँ पे कॉमा के अंदर एक्स एक्सेस मैं टाइप कर दे रहा है, एक्स एक्सेस अटैक फॉर एग्जांपल, लेट से कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, मैं फॉर एग्जांपल ये वाला प्रिंट करवा दे रहा। ठीक है, तो इसको करके करते हैं यहाँ पे क्लोज, एंड देन उसके बाद फिर से यही स्क्रिप्ट का क्लोज वाला वो लगाएंगे, क्लोज वाला टैग लगा देते हैं स्क्रिप्ट, एंड देन क्लोज हो गया। और इस वाले को क्या करते हैं, यहाँ पे कोई नाम डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल राहुल ही डाल दिया, टाइप। तो क्या करना है, अब आप यहाँ पे साइन इन करते हैं तो देखिए इसने क्या बोल दिया, लोकल है एक्स एक्सेस अटैक।
क्योंकि जो मैंने उसमें स्क्रिप्ट डाली थी, पहले तो मैंने आपको उसको कमांड लाइन पे करके दिखा दिया था कि कमांड कंसोल पे करके दिखा दिया था। अब आप देख सकते हैं कैसे मैंने एक टेक्स्ट फॉर्मेट में स्क्रिप्ट लिख दी, जावा स्क्रिप्ट की एक वो लिख दी स्क्रिप्ट। तो ये देखिए आपको एक जावा स्क्रिप्ट का पॉपअप दिख रहा है साइड पे। मैं ओके करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने तो ओके कर दिया, खत्म हो गया, लेकिन आप देख सकते हैं ना कि कैसे मैंने पॉपअप किया। अब मैं चाहूँ तो जो ओके वाला था उसमें उसके अंदर भी एक जावास्क्रिप्ट कमांड और डाल सकता हूँ, और फिर आप समझ सकते हैं कि इसको कितना डेप्थ में ले जाके आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो अब मैं दूसरी जो आपको दिखाने वाला हूँ क्या बोलते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की, तो वो ये है स्क्रिप्ट। वही वाला पहले से टाइप किया था वही टाइप करेंगे, स्क्रिप्ट, उसके बाद अलर्ट, एंड देन उसके बाद वही वाला जो मैंने आपको दिखाया था डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, एंड क्लोज कर देते हैं इसको, एंड फिर उसके बाद क्लोज वाला लगाते हैं SCRI, खत्म। ठीक है, तो आप इसको देख पा रहे हैं, ये क्या करेगा कि जो आपकी कुकी है उसको क्या बोलते हैं शो करेगा, उसकी आपकी जो सेशन की आईडी है उसको ग्रैब करने की कोशिश करेगा। तो अगर आपको नहीं पता है कि सेशन आईडी क्या होता है, अगर आपके क्या बोलते हैं URL है, अगर आप उसमें स्क्रिप्ट पुट करते हैं तो एक टूल है, पहले तो मैं आपको बता दूं, ग्रेस मंकी। ठीक है, तो अगर उसके बाद आप उसमें सेशन आईडी पुट करते हैं तो उसमें आपकी काफी और इससे रिलेटेड जो भी कुकीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो बता सकता है। तो इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये कमांड क्यों नहीं होनी चाहिए। अब आप सोच सकते हैं मोज़िला जैसे ही ब्राउजर पे ग्रेस मंकी जैसे ही एड ऑन्स मिल जाएंगे आपको बहुत सिंपली से, तो वो इतना काम कर सकते हैं। तो अगर कोई एक दो नंबरी बंदा है वो बहुत ज्यादा दिमाग खर्चा करता है, तो आप सोच सकते हैं वो आपको कितना डैमेज कर सकता है। तो मैं इसमें भी नाम कोई राहुल डाल दे रहा, और इस वाली को जो है रन करके देखता हूँ। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं एक्सेस अटैक, अभी तो कुछ नहीं, क्योंकि ये मैंने बोला था ना कि ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग स्टोर्ड है। तो जो मैंने पहला वाला कमांड डाला था अलर्ट वाला, वो अब भी दिखाएगा क्योंकि वो अब सर्वर पे स्टोर हो चुका है। अब जो भी पर्सन आएगा और इसमें कुछ भी अपना जो जो लीगल पर्पस के लिए बना था, इसका पर्पस क्या था बस चलने का, इसका पर्पस था कि इसमें अपना कोई गेस्ट आके अपना रिव्यू डाल के जाएगा। लेकिन उसकी जगह हमने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की, और ये देख सकते हैं कि आप पुराना वाला जो हमने डाली थी कमांड वो स्टोर हो चुकी है। तो अब जो भी यूजर अगला भी आएगा उसको भी ये दिखेगी ही दिखेगी। तो फिलहाल तो मैं इसको ओपन कर दर, आप देख सकते हैं कि जो मैंने दूसरी कमांड डाली थी जिसमें मैं कुकी डॉक्यूमेंट डॉट कुकी वाली जो डाली थी उसके रिगार्डिंग ये हमको सेशन आईडी ग्रैब करके दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए सेशन आईडी, अगर अगर मैं ओके कर दूं तो ये खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार फिर से एक और करके दिखा दूं, तो ये दिखाने के लिए कि वो जो उस सर्वर पे है वो स्टोर हो गई। अगर तो मैं आपको फिर से एक और वाली वही ऊपर वाली अलर्ट वाली कमांड दिखाऊंगा, तो आप देख सकते हैं कि देखना कि जो पहले एक अलर्ट आएगा, फिर सेशन आईडी वाला आएगा, फिर एक और अलर्ट आएगा, क्योंकि जो है इसमें जो भी हम लोगों ने कमांड रन की वो सर्वर पे स्टोर हो जाने। तो अब जितने भी यूजर्स आते जाएंगे उन सबको ये देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो क्या थी कमांड, वो थी स्क्रिप्ट, SPRI स्क्रिप्ट। उसके बाद क्या था, यहाँ पे तो वही बंद होगा, फिर अलर्ट। अलर्ट के बाद आपको टाइप करना है कुछ भी टाइप कर देते हैं, फॉर एग्जांपल इस बार कुछ नया टाइप कर देते हैं, तो एक्सेस अटैक 2 कर देते हैं, सेकंड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक, तो सेकंड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। तो बस ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पे इसको क्लोज ब्रैकेट किया एंड यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी अब नाम और टाइप कर देते हैं, फॉर एग्जांपल राहुल ही कर लेते हैं। और जैसे ही मैं साइन करूंगा गेस्ट बुक में, तो आप देखना ये पहले पुराना वाला आया, क्योंकि इस बार मैंने कुछ ऐसा टाइप किया था सेकंड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जैसा। तब देख सकते हैं ये हर बार जितनी जो भी यूजर आएगा ये उसको दिखाई देगा ही देगा। तो मैं इसको ओके करता हूँ। अब देखिए ये वाला वो पुराना जो मैंने स्क्रिप्टिंग किया था ना, क्या बोलते हैं, जिससे सेशन आईडी ग्रैब हो रही था, वो वाला भी फिर से आ गया। और अब मैं ओके करूंगा तो अब जो मेरा रियल वाला है उसको एग्जीक्यूट होना है, तो वो क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्या गड़बड़ हुई, सेकंड। मुझे लगता है कि एक बार मैं दोबारा करके देखता हूँ क्या गड़बड़ हुई थी। मुझे लगता है मैंने कुछ कमांड में टाइप तो कुछ सही किया था। अलर्ट के बाद इधर स्क्रिप्ट, SCRIPT, और उसके बाद इधर स्क्रिप्ट को क्लोजिंग वाला टैग
CRIPT, तो ये हो गया। ठीक है, एक बार मैं फिर से चेक कर ले रहा। स्क्रिप्ट एंड देन दिस अलर्ट एंड देन सेकंड एक्सेस अटैक एंड दिस। इसके बाद ये क्लोजिंग वाला भी लग गया, लग तो ठीक रहा है। इसमें कोई अजीब सा नाम डाल देता हूँ, देखता हूँ इस बार क्या होता है। तो स्टोर तो था ही, वो भी होगा, वो भी होगा। हाँ, अब देख सकते हैं, मुझे लगता है मैंने उस वक्त लिखते वक्त किसी स्क्रिप्ट की स्पेलिंग या कोई टैग ठीक से नहीं लिखा होगा। तो आप देख सकते हैं इस बार, देखिए इस बार भी हमारा जो दूसरा वाला था वो रन हो गया। और आप देख सकते हैं कि मैं चौथी बार इस पे आ रहा हूँ, लेकिन हर बार मुझे जो सबसे पहले मैंने कमांड डाली थी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक वाली, वो आपको हर बार पॉपअप दिखता है। इसका मतलब ये है कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वाला जो आपको पहुंच रहा है वो स्टोर हो जा रहा है सर्वर पे। अब जितने भी यूजर आएंगे उनको वो दिखेगा। तो आप सोचते हैं कि ठीक है, 3 दिख रहे हैं, मैं ओके कर दूंगा। लेकिन मान लीजिए कोई एक इस वनरेबिलिटी का यूज करके क्या कर सकता है, मैं ऐसा कर दूं कि मैं ऐसे 10,000 पॉपअप आए। तो आप किसी वेबसाइट को खोलेंगे तो आप बार बार एक 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 करके आप करेंगे, फ्रस्ट्रेट होके आप खुद काट देंगे। तो आप देख सकते हैं कैसे वेबसाइट जो कंपनी है उसके यूजर्स अपने आप उस वेबसाइट को छोड़ने लग रहे हैं। अगर वो, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी को तो इससे बचना है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे कोई इस जो वनरेबिलिटी है इसका यूज करके आपके कस्टमर को डाइवर्ट कर सकता है। तो कंपनी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है कि उनकी जो है सर्विस है या उन पे इस टाइप के अटैक्स ना एग्जिस्ट करें। ठीक है, तो ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का काम हो गया। इसके अलावा एडवांस कॉन्सेप्ट भी हैं जिसमें मैं आपको पैकेट की टेम्परिंग बता सकता हूँ, लेकिन वो क्या बोलते हैं, बताना अलाउड नहीं है। सॉरी उसके लिए, आपको ये इरिटेटिंग शब्द लगता होगा, लेकिन अब जो है रूल बाउंड हम लोग को कर रखा है वो मैं नहीं बता सकता। लेकिन इसके आगे के अब जो कंसेप्ट बचे हैं तो मैं उसको पहुंचता हूँ सीधा। फिलहाल तो मैं इस वर्चुअल मशीन को जो जितना था वो रन कर, मतलब जो जितना कंसेप्ट था वो मैंने आपको बता ही दिया। और इसके अलावा जितने बचे हैं CSP बाईपास और एक्सेसर रिफ्लेक्टेड, ये सब आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं इस मशीन को शट डाउन कर दे रहा ताकि मैं अपनी काली मशीन रन कर पाऊँ, और फिर उस काली मशीन में रन करके मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप पहले तो उससे रिलेटेड। एक मिनट, ये वही वाली मशीन है, लेट मी सी। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक और चीज दिखा दूं जिसके बारे में आपको बताऊंगा। तो PNG है, ये भी JPG है। तो ठीक है, आप देख सकते हैं इस वाली को। आप इसको ऐप को देख सकते हैं। तो अगर आप इसका नाम देखें तो ये क्या लिखा है, OpenEXE.jpg। तो एक्चुअली में तो ये एक इमेज फाइल है, लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊं तो इसके अंदर मैंने एक वायरस बाइंड कर रखा है। और ये जो रखा है इसी को इसके अंदर बाइंड कर रखा है। तो जब मैंने इस पे डबल क्लिक किया, ये क्या कह रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट, द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, वुड यू लाइक टू। देख सकते हैं इस पे जो वायरस मैंने बाइंड किया था वो रन हो गया है। और आपको ये पॉप दे रखता है, तो मैं यस टू ऑल कर देता हूँ। तो हो सकता है कि ये इमेज ओपन हो गई, जैसे कि आप देख रहे हैं इमेज ओपन हो गई। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो वायरस है बैकग्राउंड में वो भी रन हो चुका होगा। फिलहाल मैंने अभी लिसनर नहीं लगाया है, इस वजह से ये अभी वायरस आपको दिखेगा नहीं। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि आपको क्यों फ्री वाली मूवी नहीं डाउनलोड करनी है, क्यों आपको फ्री वाली इमेज नहीं डाउनलोड करनी है, और क्यों आपको क्या बोलते हैं ऐसी साइट्स पे नहीं जाना है जो बहुत सारे पॉपअप दिखाते हैं और हेडर दिखाते हैं। तो आप समझ सकते हैं आपको नेट पे कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। अगर आपने कोई इमेज डाउनलोड करी है विंडोज पे, हो सकता है उसमें वायरस बाइंड हो, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके सिस्टम में वायरस आ चुका होगा। और फिर वो जो भी हैकर है वो अपना बोटनेट जो तैयार कर रहा है उसके में आप एक स्लेव की तरह आपका कंप्यूटर काम भी कर रहा होगा। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था ये कॉपी हो चुकी है, लेकिन मैंने अभी NGRAT रन नहीं किया था। अगर तो मैं देखूँ, अगर मिल जाए मुझे तो ठीक है। फिलहाल मैं इस कंसेप्ट को अभी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसको फिर कभी करते हैं आगे, तब इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये मैंने आपको कंसेप्ट दिखाया क्यों था। ये जो मेरा कंसेप्ट दिखाने का रीजन था, तो मैं आपको वो दिखाने वाला हूं जो मेजर अभी भी बची हुई है वेब एप्लीकेशन में वनरेबिलिटी, जिनको क्या बोलते हैं, अभी जो टॉप की वर्ल्ड की टॉप साइट है गूगल जैसी कंपनीज है वो भी इनसे नहीं बच सकती। तो वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले तो ब्रूट फोर्स वाली मैंने आपको बताई थी कि कोई भी कंपनी ब्रूट फोर्स तो नहीं रोक सकते। लाइक जो हाइड्रा की मदद से हम लोग ट्राई करते थे ना कॉम्बिनेशन, उनको नहीं रोक सकते। ऐसा है कि मैं सर्वर के अंदर जाके उनका डेटाबेस डंप कर लूँ, ऐसा तो चलो ठीक है, मैं मान लिया वो प्रोटेक्ट कर लेते खुद को। लेकिन मैं ब्रूट फोर्स, आपको पता होगा कि फेसबुक में आप मैक्सिमम लॉग इन 9 कर सकते हैं कॉन्टिन्यूसली किसी एक आईडी के लिए। लेकिन
हमेशा एक ऐसा पोर्ट एग्जिस्ट करेगा और ऐसा क्या बोलते हैं यूआरएल एग्जिस्ट करेगा जिसपे आप जाएंगे तो एक से ज्यादा मतलब आप अनलिमिटेड उस पे ट्राई मार सकते हैं। तो उस पे उस वनरेबिलिटी का यूज करके जो हम लोग के लीगल ऑथर्स हैं या फिर हैकर बोलिए, वो एक ऐसी स्क्रिप्ट बनाते हैं जिससे कि आप लाइक लाख लैक्स या फिर लाइक मिलियंस ऑफ पासवर्ड ट्राई कर सकते हैं उस अकाउंट पर। तो आप समझ सकते हो। तो ये जो ब्रूट फोर्स वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया, इससे कोई भी कंपनी फिलहाल तो नहीं बच सकती। मुझे जीमेल का भी मिला, इंस्टा का भी, मेरे पास इंस्टा का भी मैंने चेक किया है, खुद से पाइथन का भी किया है। और ये विंडोज का जो आउटलुक आता है उस, सॉरी पाइथन का बोले, विंडोज का जो आउटलुक, वर्ड गलत यूज कर लिया, विंडोज का जो आउटलुक आता है उसका भी मैंने टेस्ट किया है। ठीक है, तो इसका मतलब जीमेल का मतलब हर एक का ही एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इससे कोई भी नहीं बच सकता। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, दूसरा जो है कंसेप्ट, वो है डॉस अटैक। सॉरी, पहले तो मैं फाइल अपलोड का बता दूं, जिसके लिए मैंने आपको इमेज दिखाई थी, उसके बाद मैं डॉस बताऊं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो इमेज फाइल है, दिख तो ये इमेज रही है, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर एक वायरस बाइंड है। ठीक है। तो होता क्या है कि आप फेसबुक यूज करते हैं, तो फेसबुक पे आप अपनी फोटो अपलोड करते हैं। तो फोटो जो अपलोड होती है वो डेटाबेस में कहीं ना कहीं जाके सेव होती है उनके सर्वर पे। तो क्या हो कि आप उनकी जो इमेज है उसमें एक ऐसा मलिशियस कोड बाइंड कर दें जो उनके जब सर्वर पे स्टोर हो तो क्या बोलते हैं वो खुद को रेप्लिकेट करने लगे, या जो उनकी जो बाउंड्री, जिस बाउंड्री में वो आपकी इमेज को रखते हैं उससे ज्यादा बाहर आ जाए और उनके सर्वर को डैमेज कर दे। तो ये जो वनरेबिलिटी है, इसको क्या बोलते हैं, बहुत इजीली बाईपास करना बहुत आसान, मतलब इसकी जो, इसके लिए जो मीजर बनाएगा उनको बाईपास करना बहुत आसान है, क्योंकि आप कोड लेंगे, आप कोई इंक्रिप्शन एल्गोरिदम लगाएंगे उस पे, और वो आपका जो वो है जो आपके मैलिशियस कोड है वो इनक्रिप्ट हो जाएंगे। और फिर जब उनका जो सर्वर है, जो जिस पे वो इमेज आप अपलोड करते हैं, उनका सर्वर क्या करता है, जो भी आप डेटा डाउनलोड करते हैं उनको स्कैन करते हैं। क्योंकि आपने अपना वायरस के या मैलिशियस कोड को आपने वो कर रखा है, इनक्रिप्ट कर रखा है, तो वो रीड करते वक्त उसको समझ नहीं पाएगा, तो वो उसको इग्नोर कर देगा कि ठीक है नॉर्मल फाइल होगी, कुछ होगा इसका सीन, उसको छोड़ देगा। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आप क्या करेंगे, उसको आप डिक्रिप्ट कर देंगे। जैसे ही आप डिक्रिप्ट करेंगे उसके बाद आपका मलिशियस कोड एक्टिव हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि अब जीमेल से आपको फाइल भेजनी है। अब जीमेल आपकी फाइल भेजने के सिस्टम को बंद कर नहीं सकता। फेसबुक पे आप अपनी फोटो अपलोड करनी ही करनी है, फेसबुक अपलोडिंग का काम बंद नहीं कर सकता। और आपको ये तो पता ही है कि इमेज में वायरस बाइंड हो ही जाता है, जैसा कि मैं आपको करके दिखा दिया। अगर लास्ट में टाइम बचेगा तो मैं आपको एक ठीक है, मैं करके नहीं दिखा सकता, लेकिन मान लीजिए कि मैंने आपके लिए सुबह बना के दिखाया था। मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं दिखा सकता, लेकिन आप ये समझ चुके होंगे कि कैसे इमेज से कितना बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता था। ये जो दो वनरेबिलिटी हैं, ये वेबसाइट हमेशा इन, चाहे सिक्योर से सिक्योर साइट भी हमेशा इन वनरेबिलिटीज के लिए क्या बोलते हैं, हमेशा सिक्योर नहीं होती है। इसके अलावा मैं आपको अब जो कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ, मलिशियस कोड्स के बारे में बताने वाला हूँ, तो पहले मैं विंडोज 10 बंद कर लेता हूँ और अपनी पीपीटी ओपन करता हूँ। उसके बाद जो मलिशियस कोड वाला, मैं मलिशियस कोड कहीं नहीं शेयर करूंगा, ना ही उसका कुछ खास एग्जांपल दिखाऊं, बस मैं आपको टाइप्स बता दूंगा और फिर थोड़े से कंसेप्ट और बता दूंगा, जिससे कि आप क्या बोलते हैं खुद से कुछ सीख पाए, आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। बस मैं आपको थोड़ा सा उनके टाइप्स बता दूंगा और किस टाइप के होते हैं। अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको कुछ नए कंसेप्ट सीखने को मिल जाएंगे। तो मैं अपनी काली की मशीन ऑन कर रहा हूँ फिलहाल, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर थोड़ी देर के लिए हाइड कर रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए गाइस मैंने अपना स्क्रीन शेयर हाइड कर रखा है। ये क्या हो रहा है, ठीक है, मेरा पीसी थोड़ा सा हैंग कर रहा है, जस्ट वेट अ मिनट। आई होप कि आप मेरी स्क्रीन अभी नहीं देख पा रहे होंगे उसकी। क्या मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं अभी? नो बॉस। नो ओके, बॉस। थोड़ी देर वेट कर लेते, मैंने काली मशीन स्टार्ट किया, वो एक बार स्टार्ट हो जाए फिर उसके बाद मैं आपको मलिशियस कोड के बारे में थोड़ा सा डिटेल दिखा दूं। वैसे मैं बता दूं कि लो लेवल में एक्सप्लॉइट्स में मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मेरा लो लेवल एक्सप्लॉइट्स में है, और सबसे ज्यादा काम मैंने लगभग ऑलमोस्ट उसी पे किया है, जिसमें फुली अनडिटेक्टेबल वायरस बनाते हैं, या फिर आप मलिशियस कोड बोल दें, वायरस तो गलत टर्म हो जाएगा, जो बोलते हैं फुली अनडिटेक्टेड मलिशियस को, जो कि एंटीवायरस को बाईपास कर सके, क्या बोलते हैं, कोई भी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम का यूज करके। तो उस टाइप के मैंने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। तो सर ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया, ना तो कोई कोड दिया जाएगा, बस थ्योरी थ्योरी बताई जाएगी। तो उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ अभी तो फिलहाल नहीं बता सकता, लेकिन जस्ट इन केस कभी कॉलेज से परमिशन मिलती है मुझे,
तो श्योरली मैं उस पर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे जो शेल कोड होते हैं उनका यूज कर सकते हैं। और मैंने एक टूल है, मैं काली लाइनेक्स में ही आता है, मेटास्प्लॉइटेबल, अगर तो आपको नाम पता हो तो ये भी टॉप वर्ल्ड के टॉप 3 हैकिंग टूल्स में से एक आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मूवीज में आपने देखा होगा 400 वर्ड पर स्पीड की मिनट से कीबोर्ड पे टाइप कर उसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जिस हिसाब से वो रिजल्ट दिखाते ऑलमोस्ट उसी टाइप के रिजल्ट आपको मेटास्प्लॉइट दे सकता है, क्योंकि मेटास्प्लॉइट पर ऑलरेडी काफी सारे शेल कोड्स एंड जो भी बना सकते हैं वायरस वायरस वो सब अवेलेबल होते हैं। और फिर उन बने हुए वायरस को मैनुअली हम लोग इनक्रिप्ट करके एंटीवायरस को बाईपास कर सकते हैं। तो मैंने अभी फिलहाल तो वेब एप्लीकेशन हैकिंग बता दिया, अब मैं आता हूँ सीधा मलिशियस कोड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी स्क्रीन शेयरिंग दोबारा से, काली की इंटायर स्क्रीन और विंडो। तो फिलहाल मैं एक विंडो शेयर कर रहा हूँ अपनी काली वाली। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो मेरी काली वाली विंडो स्टार्ट हो चुकी है, आपको दिख रही होगी। अगर आपको दिख रही है तो एक बार माइक अनम्यूट करके बता दीजिए, फिर कंसेप्ट Yes, इसका बताना boss. स्टार्ट कर। ओके, तो ठीक है, तो मैं आपको बता दूं मेलिशियस कोड्स क्या होता है। एक्चुअली मेलिशियस कोड्स टू टाइप के होते हैं। क्या बोलते हैं, या तो स्पाइंग टाइप होंगे, वो आपकी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे, या तो फिर आप वो डैमेजिंग टाइप होंगे, मतलब आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय करेंगे। इसका मतलब अगर आप कोई ऐसी वायरस डाउनलोड कर लेते हैं अपने सिस्टम में, तो या तो वो आपको स्पाई कर रहा होगा किसी टाइप के लिए, या तो फिर वो आपको डैमेज कर रहा होगा। ठीक है, और क्या ये कुछ और टाइप वर्ड हैं जैसे कि रैंसमवेयर आपने सुना होगा। ये क्या करता है, आपका डेटा जो है आपके सिस्टम का उसको पूरा इनक्रिप्ट कर देता है, और इनक्रिप्ट करने के बाद क्या करता है, आपको रैंसम मांगता है कि आप पैसे दीजिए तो हम आपको एक की दे देंगे जिससे कि आप अपने डेटा को फिर से डिक्रिप्ट कर पाएंगे। तो जनरली जो आप क्रैक सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करते हैं तो उनमें हमेशा वायरस बाइंड होके आता है। वो आपका कंप्यूटर इसलिए डिटेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि वो फुली अनडिटेक्टेबल बनाया जाता वायरस। फुली अनडिटेक्टेबल मैनुअल मेथड होते हैं, सी शार्प लैंग्वेज का हम लोग यूज करके किसी भी जो भी हमारा मेलिशियस कोड है उसको ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेबल बनाया जा सकता है। अगर मैं टारगेट कर लूं कि मुझे नॉर्टन एंटीवायरस से बचना है, तो मैं क्या करूंगा कि अपने वायरस को लूंगा, सी शार्प में मैं कुछ इंक्रिप्शन एल्गोरिदम पे वर्क करूंगा, लाइक एईएस 256 ट्राई करूंगा, बेस 64 ट्राई करूंगा। और मैं क्या करूंगा कि अपने वायरस को इस टाइप से इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करूँ, वो सॉरी इनक्रिप्ट करूंगा, जिससे कि वो जो है मेरा वायरस है क्या बोलते हैं विंडोज डिफेंडर को बाईपास कर दे, या फिर मान लीजिए आपके में नॉर्टन है तो नॉर्टन को बाईपास कर दो। तो आप जो हैप्पीली हैप्पीली डाउनलोड कर लेते हैं क्रैक वाले सॉफ्टवेयर, उनमें 100% चांसेस होते हैं कि इनमें वायरस बाइंड होगा, और वो वायरस फुली अनडिटेक्टेबल है, बस इसलिए आपका विंडोज 10 आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो आप इस चीज से कभी बच सकते हो तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब आपको पता है जो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया उसको क्रैक करने के लिए पूरी रिवर्स इंजीनियरिंग में जो इंजीनियर बोलेंगे हैकर है उसको बहुत ज्यादा दिमाग खर्चा करना पड़ता है। आप ऐसा समझ लीजिए बस 10-20 MB का कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर भी है, उसको अगर मैं क्रैक करने की मैंने कोशिश की थी तो उसको मुझे लगभग 1 या 2 घंटे तक लग गए थे, और भी अच्छा खासा फ्रीकिंग ब्रेन खर्च करना पड़ता है उसको क्रैक करने के लिए। तो आप सोचेंगे एडोबी प्रीमियर प्रो जैसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर क्रैक करने में लाइक डेज लगेंगे, अब कोई बंदा इतने महंगे सॉफ्टवेयर क्रैक करेगा तो वो आपको किस पर्पस के लिए सर्व करेगा। तो वो क्या करता है कि वो अपना एक डॉस अटैक करने के लिए, बोटनेट करने के लिए, या फिर बिटकॉइन माइनिंग के लिए आपके कंप्यूटर को स्लेव की तरह इस्तेमाल करता है। तो वो क्या करता है, आपको क्रैक करके तो दे देता, उसमें अपना वायरस बाइंड कर देता, आप हैप्पीली कर लेते, आपका सिस्टम भी डिटेक्ट नहीं करता क्योंकि वो फुली अनडिटेक्टेबल है। और उसके बाद जब आपको उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके जो पर्पज होता है, या तो वो आपको स्लेव डॉस अटैक के लिए कर रहा होता है, या अपनी बिटकॉइन माइनिंग के लिए कर रहा होता है, या फिर आपको उसके क्रेडेंशियल ही चाहिए होते हैं, तो उसका काम भी होता रहता है बैकग्राउंड में और आपको फिर पता भी नहीं चलता। तो क्योंकि ये एथिकल हैकिंग वर्कशॉप है तो ये जो सबसे मेन कंसेंट है वो आपको बताना जरूरी था। और जो इसके बाद है, जैसा कि मैंने ये साइट का एक नाम दे रखा है, आप कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं तो आप उसको वायरस टोटल, एक साइट है जिसको गूगल के अंडर चलती है, वैसे तो इसको डिजाइन किसी और ने किया था, फिर शायद ऐसा कुछ है कि गूगल ने इसको परचेस कर लिया। तो मैं एक बार वायरस टोटल पे आपको विजिट करके दिखा दे रहा। आप क्या कर सकते हैं, इस पे कोई भी अपनी फाइल अपलोड कर सकते हैं, और इस पे लगभग हंड्रेड्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं जो आपकी फाइल को डाउनलोड करके बता देंगे। तो देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसी को कर लेता हूँ, हैकोडेv.टेक्स्ट को इसको ओपन करता हूँ। तो देखते हैं इसको, क्योंकि इसमें कोई वायरस बाउंड नहीं है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि
ये किसी भी वायरस ने डिटेक्ट नहीं किया, क्योंकि ये वायरस है ही नहीं, नॉर्मल सी टेक्स्ट फाइल है, आप चेक कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये कितने सारे दिखा रहा है, बी से कितने सारे, सी डी, मतलब इसमें जितने भी पॉपुलर आपको एंटीवायरस चाहिए वो सारे इसमें दिखाएंगे। कहाँ गया, जैसे कि कैस्पर स्काई दिखा रहा है, K7 एंटीवायरस है पॉपुलर उसमें, और तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिट डिफेंडर है, ये देख सकते हैं आप। एवेस्ट का भी होगा, ये देखिए एवेस्ट का भी इसमें है। बिट डिफेंडर तो मैं आपको नाम बताइएगा। और आपने कोमोडो का नाम सुना, देखिए कोमोडो से भी करा। ई सेट देखिए, ई सेट काफी अच्छा एंटीवायरस है, देखिए वो भी स्कैन करता है आप जो फाइल अपलोड करेंगे। तो अगर आपको कोई फाइल आपने इंटरनेट से डाउनलोड की और आपको शक है कि उसमें क्या बोलते हैं वायरस हो सकता है, तो आप इस पे चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज डिफेंडर है उसको भी रखता है अपने डेटाबेस में। तो आप जो फाइल डाउनलोड करेंगे वो इतने सारे एंटीवायरस सबसे डेटा सबसे स्कैन हो जाएगी। तो ऐसा हो सकता है किसी एक फाइल में किसी एक एंटीवायरस से डिटेक्ट हो जाए और किसी एक एंटीवायरस से डिटेक्ट ना हो, क्योंकि एंटीवायरस आपके सिस्टम वायरस को डिटेक्ट करने के लिए वायरस का साइज, ठीक है, और उसका जो क्या बोलते हैं एक सिग्नेचर होता है, उसको अपने डेटाबेस में रखते हैं। और सभी एंटीवायरस का डेटाबेस जो होता है वो अलग अलग होता है, इसीलिए हमेशा एंटीवायरस को अपना कॉन्टिन्यूसली अपडेट होना करते रहना चाहिए, ताकि जो आपके एंटीवायरस का डेटाबेस है वो अपडेट होता रहे। ठीक है, तो अगर आप कोई फाइल डाउनलोड करें तो आप यहाँ पे virustotal.com पे जाके अपनी वायरस फाइल को स्कैन कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि क्या बोलते हैं आपकी जो वो है फाइल, और उसमें वायरस बाइंड है कि नहीं। देखो अगर उसने डिटेक्ट कर लिया कि वायरस है, तब तो 100% श्योर है कि वायरस है ही है। ब्लैक अगर 6-7 ने डिटेक्ट कर लिया तो ये समझ लेना फॉल्स अलर्ट नहीं होगा। मतलब फॉल्स अलर्ट कभी कभी आ जाता है कि वायरस है नहीं लेकिन फिर भी डिटेक्ट कर लिया। लेकिन अगर आप कहीं से आपने इंटरनेट से फाइल डाउनलोड की है तो, और वो उसमें दिखा दिया कि 6-7 ने डिटेक्ट कर लिया कि इसमें वायरस है, तो फिर आपको उसको इग्नोर करना, उसको आपको डबल क्लिक भी नहीं करना। अगर आपने डबल क्लिक भी किया समझ लेना आपके वायरस रन होना स्टार्ट हो चुका है, और फिर उसको रोकने के लिए आपको मैनुअल मेथड यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर उसमें नहीं भी दिखा रहा, मान लीजिए किसी ने भी डिटेक्ट नहीं किया, इसका ये मतलब नहीं कि 100% श्योर नहीं है कि उसमें वायरस नहीं है। हो सकता है जिस बंदे ने बनाया उसने बहुत टाइम खर्च किया हो और उसने सारे एंटीवायरस को बाईपास करने के लिए इंक्रिप्शन एल्गोरिदम का यूज किया हो। ऐसा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम उसने मैनुअली बनाया हो या कहीं से उसको मिल गया हो जिसने सारे एंटीवायरस को बाईपास कर दिया हो। तो अगर इसका मतलब है अगर डिटेक्ट हो गया तब तो श्योर है वायरस है, अगर नहीं डिटेक्ट हुआ फिर भी श्योर नहीं है कि वायरस नहीं है। तो ये बात आपको आई गेस समझ आ गई होगी। और जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख रखी है, एंटीवायरस क्या करते हैं आपके जो आपका वायरस है या जो भी आपकी मैलिशियस फाइल है उसको उसके सिग्नेचर से और साइज से पता करते हैं। तो अगर आपने कोई एक मान लीजिए फॉर एग्जांपल वायरस बनाया है, ठीक है, उसका साइज लेट से 250 KB का है, तो अगर आप उसके साइज को पंप करके 200 KB कर दें तो हो सकता है 2-3 एंटीवायरस उसको डिटेक्ट करना ऐसे ही बंद कर देंगे, वो सिग्नेचर पे दिमाग खर्चा ही नहीं करेंगे, ऐसे ही डिटेक्ट करना बंद कर देंगे। लाइक आप 100 एंटीवायरस पे स्कैन करेंगे तो उसमें से 10 एंटीवायरस तो आपको साइज पंप करते ही दिखाना बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हो गया बेसिक का एंटीवायरस का। अब मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ मेलिशियस कोड्स क्या होते हैं। तो टेक्निकली हम लोग इन 5 टाइप्स में इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो स्पाईवेयर। अब जैसा कि आपको पता चल रहा होगा नाम से, स्पाईवेयर क्या करता है, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करता है आपके सिस्टम पे बैकग्राउंड में रन होके। तो जनरली इसके एग्जांपल हैं की लॉगर है। की लॉगर अगर तो आपको पता हो तो की लॉगर का हम लोग इस्तेमाल किस लिए करते हैं, अब जो भी की टाइप करेंगे उसको लॉक कर लेता है की लॉगर। तो उस टाइप के जो वायरस है, मेलिशियस कोड बोले उसको, तो उनको स्पाईवेयर की कैटेगरी में रखा जाता है। उसके अलावा एक आता है एडवेयर। तो एडवेयर दो डायरेक्टली डेंजर तो नहीं होते लेकिन आपको अनोइंग एड दिखाते हैं, रिपीटेबिलिटी दिखाते हैं, ताकि जो उनको जो जिस बंदे ने ये जो बाइंड किया है एडवेयर आपके में, वो क्या बोलते हैं उसका रेवेन्यू जनरेट हो सके। रेवेन्यू कैसे जनरेट हो, जितने पॉपअप उसके पास ऐड आएंगे वो काउंट होते हैं कि इतने पॉपअप दिखाए जा चुके हैं क्या बोलते हैं जो भी यूजर्स हैं, तो उसको रेवेन्यू मिलेगा। दो एडवेयर डायरेक्टली तो आपको डैमेज नहीं करते लेकिन आपको इरिटेट जरूर कर सकते हैं, बार बार आपको क्या बोलते हैं ऐड दिखा के। तो अगर आपके फोन में बहुत ज्यादा ऐड आते हैं, आपको लगता है कि जरूरत से ज्यादा ऐड आ रहा है, तो हो सकता है आपने कभी कोई क्रैक डाउनलोड किया हो और उसका एडवेयर अभी भी आपके सिस्टम में रन कर रहा हो। तो इस बात का ध्यान रखेंगे।
अब चेक करते हैं वायरस, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। ये क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, ये किसी टाइप जनरली जो वायरस का काम हम लोग किस लिए डिजाइन करते हैं, जनरली तो हम लोग डिजाइन करते हैं इसको रिमोट एक्सेस के लिए। मतलब रेड, अगर आपको पता हो, कुछ लोगों का मैंने एरर ठीक किया था टीम व्यूअर ऐप से। तो टीम व्यूअर क्या कर रहा था, मुझे रिमोट एक्सेस दे रहा था दूसरा जो आउट ऑफ रेंज जो बंदा बैठा है उसके सिस्टम की। तो इसमें तो मैंने आईडी पासवर्ड मांगा था आपसे, लेकिन मैं अगर वायरस बनाऊंगा इस टाइप का जो आईडी पासवर्ड ना मांगे, बस सीधा आपको रिमोट एक्सेस दे दे, तो उस टाइप के जो काम होते हैं वो उन टाइप के मैलिशियस कोड्स को वायरस की कैटेगरी में रखते हैं। और एक आपको कंसेप्ट और बता दूं कि वायरस खुद को रेप्लिकेट नहीं कर सकते, लेकिन आप ऐसे भी कोड्स बना सकते हैं जो खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं, और उन कोड्स को हम लोग कहते हैं वर्म्स। ये रहा वर्म्स। तो वर्म्स क्या कर सकते हैं, अगर आपने मान लीजिए पेन ड्राइव में वो एक मलिशियस कोड किया जो कि वर्म की कैटेगरी में आता है, तो जब आप उसको अपने कंप्यूटर पे लगाएंगे तो वर्म जो है वो आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। फिर किसी और पर्सन ने आपके कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाई तो अब उसकी पेन ड्राइव में भी चला गया। और कभी कभार तो ये इतने पावरफुल होते हैं कि ये क्या बोलते हैं आपके जो इंटरनेट से लेके पूरे इंटरनेट पे भी फैल सकते हैं। तो मैं आपको एक बहुत प्यारी सी कहानी बताऊंगा, क्योंकि अभी टाइम भी है तो मैं आपको बता सकता हूँ। पर उससे पहले मैं एक रूट किट वाली और स्टोरी खत्म कर लूँ, उसके बाद मैं आपको एक हॉलीवुड वाली स्टोरी बताऊंगा जो कि रियल लाइफ में सीआईए ने की थी। जस्ट वेट अ मिनट, पहले मैं रूट किट और एक्सप्लेन कर दूं। तो ये इंटरमीडिएट है किसका, अटैक मेंटेन करने के लिए एक इंटरमीडिएट होता है। मतलब अगर आपको कोई एक स्लेव बना रखे आपने ढेर सारे, और आपको कोई डॉस अटैक जैसा करना है, तो जो इंटरमीडिएट काम करेगा अटैक करने के लिए उसको हम लोग रूट किट कहेंगे। तो अब फिलहाल हम वर्म्स पे आते हैं। तो इसके पीछे की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टक्सनेट के बारे में अगर आपने सुना होगा, तो स्टक्सनेट भी एक टाइप का वर्म है। तो स्टक्सनेट एक सीआईए है, अगर आपको पता हो, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका की। तो हुआ क्या था, स्टोरी का स्टार्टिंग ऐसे है कि जो ईरान है, वो नातांज एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान में। वो क्या कर रहा था कि वहां पे ऐसा बोला था उसने कि हम न्यूक्लियर यूरेनियम 235 है उसको हम लोग बिजली के उत्पादन के लिए फिल्टर आउट करेंगे। लेकिन सीआईए के जो एसेट्स थे जो ईरान में फैले थे, उन्होंने सर्च किया और पता किया कि वो लोग न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं हिडनली अपनी नतांज फैसिलिटी में। तो जब सीआईए को ये बात पता चली तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि आपको पता होगा कि ईरान और क्या बोलते सीरिया में जितने भी आतंकवादी संगठन है उनसे उनका सीधा संबंध है। तो अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है, इसका मतलब आतंकवादियों के पास न्यूक्लियर वेपन है। तो क्योंकि अब सीआईए को ये रोकना ही था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसराइल है, अगर आपको इसराइल पता हो कंट्री, तो उन्होंने कि उसकी जो सीक्रेट एजेंसी है मोसाद, उससे डील की कि कैसे भी करके ईरान से जो इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी इसको खत्म करना है, और खत्म भी ऐसे करना है कि हमारा नाम भी सामने ना आए। तो आपको पता हो कि मोसाद जो कि इसराइल की न्यूक्लियर वो सीक्रेट एजेंसी है, उसकी ईरान के साथ काफी खट्टी रहती है। मतलब इन दोनों के बीच में मिशन बहुत कॉन्टिन्यूसली होते रहते हैं। तो उन दोनों ने क्या किया कि सीआईए ने $100 मिलियन खर्च किए एक ऐसा मलिशियस कोड बनाने में जो कि एक वर्म था। मतलब ऐसा उसकी फंक्शनैलिटी ये थी कि एक इंजीनियर के कंप्यूटर में उसको इंस्टॉल किया जाएगा। जब वो कंप्यूटर इंजीनियर अपना लेके न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर जाएगा और उसके नेटवर्क से कनेक्ट करेगा, तो वो जो वर्म है वो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी के कंप्यूटर में फैल जाएगा। और फिर उसके बाद अगर वो उसमें फैल गया तो उसके बाद जो उनके सेंट्रीफ्यूज थे जिससे वो यूरेनियम 235 को क्या बोलते हैं प्योर बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनके सेंट्रीफ्यूज डिसफंक्शन होना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए उन्होंने अपनी जो मोसाद की टीम्स थी और सीआईए की टीम से मिलकर एक मिशन में किया था, एक टारगेट किया था, एक जो भी उनका साइंटिस्ट था उसके कंप्यूटर में वॉर्म पहुंचा दिया। तो आपको पता होगा कि इसकी जो कॉस्ट आई थी वो $100 मिलियन आई थी, सिर्फ वर्म बनाने की। जो नुकसान हुआ न्यूक्लियर फैसिलिटी को मैं उसकी बात नहीं है, सिर्फ वर्म बनाने की आई थी। तो आप समझ सकते हैं कि एक वर्म ऐसा भी आपको तो लगा होगा कि वर्म सिर्फ डिस्ट्रक्ट करते हैं, एक वर्म ऐसा भी रहा था कि जिसने ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड को बचा लिया था। तो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, मुझे अभी क्लिक की तो फिर मैंने आपको बता दी, वर्म से रिलेटेड थी। अब आप समझ गए होंगे। अब मैं आगे के कंसेप्ट आता हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, 20.2.1 आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, अपने कंप्यूटर पे, और आप उससे सर्वर बना सकते, जैसे कि मैंने जैम्प से बनाया था।
सिमिलरली आप क्या बोलते हैं इस वाली ऐप से भी बना सकते हैं, और फिर आप स्टार्ट करके लाइक अपने उसमें एप्स जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, मतलब एक एच टी एम एल की फाइल उस पर अपलोड करके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो वो है क्या बोलते हैं फंक्शनैलिटी जो भी आप बना रहे हैं डेवलपमेंट में वो कैसी दिख रही है ऑनलाइन पे। तो फिर ये सच इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आपका मन हो तो कर लीजिएगा, मैंने ये इसलिए बता दिया। पहले मैंने सोचा था कि मैं जैम्प के बारे में नहीं बताऊंगा, तो फिर मैंने स्लाइड में सोच लिया था कि इसको बता दूंगा। लेकिन क्योंकि मैंने जैम्प के बारे में बता दिया तो आप इसको पूरा इग्नोर कर सकते हैं, इसका कोई सच यूज नहीं है। तो अब मैंने जैसा कि बताया था आपके विंडोज में मेलिशियस कोड इंस्टॉल हो सकते हैं, तो ये आपको पता कैसे चलेगा? मैंने पूरा ज्ञान तो बता दिया कि वायरस बाइंड हो गया था, वो सब ठीक है, लेकिन अब आपके सिस्टम में मेलिशियस कोड आ गया है तो आपको ये कैसे पता करना है? तो फिलहाल अभी आपको मुझे लगता है मेरी काली की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो फिर मैं अपने स्क्रीन शेयर चेंज करके क्या बोलते हैं अपनी जो नॉर्मल मेरी विंडोज मशीन है उस पर आता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए पहले तो मैं ये स्क्रीन शेयर हाइड कर रहा हूँ अपना। उसके बाद फिर मैं पूरी स्क्रीन शेयर करूंगा, तो बस 2 मिनट मेरे को दीजिए, इसको मैं हाइड करके फुल स्क्रीन करता हूँ। ये मैंने हाइड किया और इसके बाद स्टॉप किया प्रेजेंटिंग, और प्रेजेंट करता हूँ मैं अपनी फुल स्क्रीन योर इंटायर स्क्रीन। ठीक है, तो ये देखिए मेरी इंटायर स्क्रीन अभी आने वाली होगी आपके पास। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि क्या आपके सिस्टम में कोई वायरस है या नहीं। तो चेक करते हैं सीएमडी में कमांड प्रॉम्प्ट। आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे आई गेस विंडोज की। ये आपको यहाँ पे Yes, कमांड boss. प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा होगा। तो आपको क्या कमांड टाइप करनी है? आपको कमांड टाइप करनी है नेट स्टैट माइनस ए एन ओ। तो नेट स्टैट कमांड टाइप कर देते, नेट स्टैट माइनस सॉरी डैश ए एन ओ। तो आप देख सकते हैं इसने मेरे पे जितने भी वो चल रहे हैं कनेक्शन, इसने मेरे को सारे दिखा दिए, वो कनेक्शन दिखा दिया, आईपी एड्रेस दिखा दिया, और किस पोर्ट पे रन कर रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो। उसने मेरे को पोर्ट भी बता दिया और उसके साथ साथ उसने मेरे को प्रोसेस आईडी भी बता दी, और ये भी दिखा दिया कि किस किस वाले आईपी एड्रेस से किस पोर्ट पे कनेक्शन आ रहा है और किस आईपी एड्रेस पे कनेक्शन जा रहा है और उसके किस पोर्ट पे काम कर रहा है। और यहाँ पे ये दिखा है स्टेबलाइज है, या फिर यहाँ पे दिखा रहा है टाइम वेट है, या फिर दिखा रहा है ये वाला पोर्ट ओपन और लिसन कर रहा है। तो यहाँ से आपको क्या चेक करना है? आपको ये चेक करना है कि क्या बोलते हैं सस्पेक्ट, मान लीजिए आपने कोई नेट से कनेक्ट, आप नेट से कनेक्ट और अभी तक आपने कोई भी वेबसाइट नहीं खोली है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ अर्जी फर्जी के क्या बोलते हैं आईपी एड्रेस आ सकते हैं, तो वो आपको शक पैदा करें कि हो सकता है आपका मान लीजिए फॉर एग्जांपल कनेक्ट करते डेटा अच्छा जाना शुरू हो जाता है, इसका मतलब हो सकता है कोई वायरस आपके कंप्यूटर से बिटकॉइनिंग की यूज कर रहा हो या फिर कोई और अटैक करने की कोशिश कर रहा हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे आके आईपी एड्रेसेस चेक करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग आप प्रोसेस आईडी देख सकते हैं, जैसे कि ये वाला आईपी एड्रेस है, ये 443 पे, ये तो मेरा लोग ठीक है, ये कनेक्ट है इस वाले फॉरेन आईपी एड्रेस से, और क्या दिखा रहा है कि ये इस प्रोसेस आईडी पे रन हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमको प्रोसेस आईडी मिली 4524, इसको मैं टास्क मैनेजर में ओपन करूंगा और चेक करूंगा कि इस वाली प्रोसेस आईडी पे क्या काम हो रहा है। हम्म, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टार्टअप डिटेल सर्विसेज, तो ये रही मेरी सर्विसेज की फॉर्म। तो एक बार क्या करते हैं प्रोसेस आईडी को रिवर्स में करते हैं और नीचे पहुंच जाते हैं, मैं भूल गया क्या थी प्रोसेस आईडी, 4524 है। तो 4524 तो आप यहाँ पे आके चेक करेंगे, स्क्रॉल करते जाते 4524 ये देखिए, तो आपको ये मिल गई वो सर्विस जो रन कर रही थी। तो ये थी जो मेरा इस वाले जो ये जो उसका फॉरेन आईपी एड्रेस था वो ये सर्विस यूज कर रही थी, तो इस प्रोसेस आईडी से मैं यहाँ पे पहुंच गया। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके या तो मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ या फिर यहीं पे मैं चेक कर सकता हूँ डिटेल्स में। हाँ, तो ये देख सकते हैं इसके बैकग्राउंड में, और ये इतनी प्रोसेसर रन करवा रहा था, ये मेरे को वहां पे पहुंचा दिया। इतना मुझे डिटेल नहीं चाहिए थी, मुझे बस सर्विस चाहिए थी। और मैं इसको सीधा गूगल पे सर्च कर सकता हूँ ऑनलाइन, तो देख सकते हैं ये बता दिया कि क्या बोलते हैं क्या है ये सर्विस। तो ये सर्विस क्या कर रही है, कुछ एसएसडीपी डिस्कवरी है। ये सर्विस क्या करती है, डिस्कवर करती नेटवर्क डिवाइसेस एंड दैट यूज सिंपल सर्विस। तो आप यहाँ पे पढ़ के समझ सकते हैं कि ये लीगल माइक्रोसॉफ्ट की ही कोई सर्विस है जो बैकग्राउंड में रन कर रही, कोई वायरस नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे चेक करें तो अगर आपके वायरस इंस्टॉल होगा, तो अगर आप सारे प्रोसेस आईडी चेक करें तो हो सकता है कोई प्रोसेस आईडी ऐसी हो जिसके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट आपको सस्पेक्टेड में मतलब
सस्पिशियस रिजल्ट मिलते हैं, इसका मतलब वो वायरस वाली फाइल है और आपको उसको डिलीट करना है। तो आप डिलीट कैसे करते हैं, आप सिंपली जो भी आप मिल जाएगी सर्विस, तो फॉर एग्जांपल सर्विस है, आप यहाँ पे कहीं पे आता एंड टास्क कर देंगे तो वो सर्विस बंद है। फॉर एग्जाम्पल मैं यही मानो कि ये तो लीगल सर्विस है, लेकिन मान लीजिए ये आपको पता चल जाता वायरस है, तो यहाँ पे क्लिक करके उसको एंड कर सकते हो। तो जनरली मैं आपको बता दूं कि जो भी अगर आपके में कोई ऐसी मेलिशियस एक्टिविटी है वो रन होती है तो वो यहाँ पे रन होती है। जैसे कि अगर मैं इसको एंड टास्क कर, वो सबसे नीचे आके रन होती है इन जनरल, ऊपर भी हो सकती है बट इन जनरल नीचे ही होती है। तो अगर मैं इसको एंड टास्क करूँ तो बोल रहा है कि सिस्टम बंद हो सकता है, तो फिलहाल नहीं कर रहा है क्योंकि ये मेरी विंडोज की है, मुझे पता है। मेरे फोन का बैकअप करने के लिए मैं इसका यूज करता हूँ। तो देख सकते हैं, आप समझ गए होंगे मैं जो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। आप नेट स्टेट माइनस एएनओ डालोगे और आप चेक करेंगे कि कौन सा आईपी आपका लोकल आईपी किस किस आईपी एड्रेस से किस पोर्ट पे कनेक्ट है। आप उसके करस्पॉन्डिंग चेक करेंगे कि प्रोसेस आईडी क्या है, और आप उस प्रोसेस आईडी के करस्पॉन्डिंग जाएंगे चेक करने के लिए क्या बोलते हैं टास्क मैनेजर में, और आप चेक करेंगे उसमें उस ऑनलाइन सर्च करके कि वो जो प्रोसेस आपको सस्पेक्टेड लग रहा था वो एग्जैक्टली कर क्या रहा है। अगर आपको वहां पे क्या बोलते हैं नॉर्मल दिख जाता है कि वो विंडोज की ही कोई सर्विस है तो कोई इशू नहीं है। और लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या बोलते हैं वो सस्पेक्टेड है तो फिर आप उसको डिसेबल कर सकते हैं, एंड टास्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब ऐसे टास्क मैनेजर कहाँ से आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको टास्क मैनेजर यहाँ दिख जाएगा, फिर या फिर तो आप यहाँ पे सर्च पे टाइप लिख सकते हैं टास्क मैनेजर तो आपको आ जाएगा। अब आगे वाले टॉपिक पे पहुंचते हैं। तो इस वाले में मैं आपको कंसेप्ट बताने जो जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ क्या बोलते हैं इसके एंटीवायरस के जो हम लोग की सिक्योरिटी बाईपास हो सकती है उनकी करेक्टिव टेक्निक्स क्या हैं। तो एंटीवायरस जो है वो है करेक्टिव टेक्निक्स, मींस अगर आपके में आ जाए तो उसको दूर कैसे करें। तो आने के बाद हम उसको ठीक कर पा रहे हैं इसलिए इसका नाम रखा करेक्टिव टेक्निक। फिर आती है फायरवॉल। फायरवॉल प्रिवेंटिव टेक्निक है। प्रिवेंटिव क्यों है, क्योंकि ये जो मेलिशियस कोड मेलिशियस ट्रैफिक आ रहा है ये उसको पहले ही प्रिवेंट कर दे रही, पहले आने ही नहीं दे रही सिस्टम पे। तो हमें आप जानते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो फायरवॉल अगर आपकी एक्टिव है और आप मलेशियस कोड से पहले ही बच जा रहे हो तो कितना फायदा रहेगा देन कि आप आ जाए और फिर आप उसको एंटीवायरस से रिमूव करें उससे। और ये हनी पॉट नाम होता है, स्पेलिंग गलत टाइप कर दी हो सकता है। तो HONEY, इसको मैं सेव कर देता तो देख सकते हैं ये हनी पॉट क्या होता है। हनी पॉट क्या होता है, फेक वर्चुअल सर्वर्स होते। तो आपको याद हो जब मैंने आपको सूडान का इंट्रोडक्शन दिया था तो उसमें मैंने कुछ वेब कैम आपको सर्च करके दिखाए थे सूडान से जो कि वनरेबल है, तो आप उसमें देख पाए थे कुछ वेब जो वो थे वेब कैम उनमें कुछ ज्यादा ही पोर्ट ओपन थे। तो वो पोर्ट इतने ज्यादा ओपन क्यों थे, क्योंकि वो क्या थे, हनी पॉट थे, वो फेक थे और वो वर्चुअल सर्वर फेक थे जिन पे इतने ज्यादा जो आपको रन किए थे ताकि जो बंदा आपकी कंपनी पे अटैक करना चाह रहा हो वो देखेगा कि इसमें इतने ज्यादा पोर्ट ओपन है। जो और वो उसको आपका सर्वर ही समझेगा। तो जब वो उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देगा और फिर वो अपना पूरा टाइम स्पेंड करके पूरा अटैक कर देगा और आपके फेक सर्वर से फेक डेटा डंप कर लेगा और कुछ भी करता रहेगा। लेकिन आपके जो मेन सर्वर है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो एक ऐसा ही टूल इसमें मैंने एग्जांपल दिया है, KF सेंसर होता है। लेकिन ये बहुत ही पुरानी टेक्निक हो गई और ऑलमोस्ट रेयरली ही कोई कंपनी है जो इसको यूज करती है, एक्सेप्ट जो कुछ सूडान पे हमने देखी थी वो कोई छोटी कंपनी होगी या तो फिर वो बहुत जल्दी जल्दी अटैक होता होगा उस पे, इस वजह से ये उन्होंने उसने लगा रखा था जो मैंने आपको शोडान पे दिखाई थी 2-3 दिन पहले। तो अब देखते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ये क्या करता है, एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन हम लोग बनाते हैं जो कि मालवेयर जो मेलवेयर जो भी आते हैं उनको डिटेक्ट करने के काम आता है। ठीक है, और सिमिलरली इंट्रूजन प्रिवेंशन प्रिवेंशन सिस्टम आता है। तो ये दो टाइप के, जैसे कि एक आईडीएस और आईपीएस दोनों को मिला के हम लोग सिस्टम पे रन कराते हैं। अगर आप मान लीजिए कोई कंपनी है और उसको अपना सर्वर कॉन्टिन्यूसली रन कराना है, तो इस टाइप के सिस्टम हम लोग यूज करते हैं ताकि जो क्या बोलते हैं मलिशियस ट्रैफिक को क्या बोलते हैं प्रिवेंट कर सके। ठीक है, तो आईडीएस क्या करता है, वो डिटेक्ट करता है, और आईपीएस क्या करता है, डिटेक्ट करने के बाद उसको रिमूव करता है। ये दोनों में बस डिफरेंस है। तो आते हैं मैलिशियस कोड। तो ओके, ये बताना मना था, गलती से निकल गया। तो मैं आपको ये बता दूं कि आप बहुत सिंपली से कोई भी वायरस होता है वो बाइंड कर सकते हैं किसी और दूसरी ऐप के साथ,
और जब आप जैसे ही वो ऐप रन करेंगे तो क्या बोलते हैं, आपका जो वायरस है वो रन हो जाएगा आपके बैकग्राउंड में और आपको पता भी नहीं चलेगा। और उससे रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल दे दिया जो कि आपको नहीं जानना है। अब फिलहाल तो मैं शुरू करता हूँ अपना डिनाइल ऑफ सर्विस वाला कंसेप्ट। तो डिनाइल ऑफ सर्विस वाले में क्या था, डिनायल ऑफ सर्विस होता है कि क्या बोलते हैं, हम लोग किसी ऐसे जो यूजर है, जो लीगल यूजर है उस सर्विस को यूज करने के लिए, हम उसको यूज ना करने दें, हम सर्वर को ऐसा बिजी कर दें कि क्या बोलते हैं वो सर्वर उसको यूज ना कर पाए। इससे पहले कि मैं आपको कुछ दिखाऊं, मैं आपको एक कमांड दिखा दे रहा जिसका फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या था। तो मैं अभी फिलहाल एक कमांड यूज कर रहा हूँ, पिंग कर रहा हूँ मैं गूगल को। ठीक है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं, अभी रिप्लाई आने लगा, दोपहर में इसका नहीं आ रहा था। तो मैं एक रिलेशन समझाने की कोशिश करता था। मैं अभी आप ये देख सकते हैं कि गूगल से अभी मैं पिंग कर रहा हूँ तो गूगल से रिप्लाई आ रहा है। ऑलमोस्ट शायद दोपहर की बात है, मैंने गूगल को पिंग किया तो रिप्लाई नहीं आया था। तो आपको शायद याद हो, गूगल अभी 1-2 वीक के पहले डाउन हो गया था। तो मुझे जो जो जिस हिसाब से इन्होंने पिंग को बंद कर दिया था, लाइक अभी 3 या 4 दिन पहले जब मैंने टेस्ट किया था ना, तो मैं परेशान हो गया था। मैं हर बार जब भी कॉल ओपन करता हूँ सीधा पिंग करके देखता हूँ कि नेट से कनेक्ट हुआ कि नहीं। तो गूगल रिप्लाई नहीं कर रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी वर्चुअल मशीन नेट से नहीं कनेक्ट है। मैं सब सेटिंग चेक कर लिया, सब ठीक था। फिर बाद में मैंने मोज़िला ओपन किया तो मुझे समझ आया कि गूगल पिंग का रिप्लाई नहीं कर रहा। तो आपको जैसे कि पता है कि गूगल बीच में भी 1-2 दिन पहले यूट्यूब डाउन हो गया था कुछ सेकंड्स के लिए, या जितने भी टाइम के लिए होता था। तो इसका मतलब मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड है कि गूगल पे डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक किया गया था और इस वजह से उन्होंने पिंग का रिप्लाई देना बंद कर दिया था। अभी उन्होंने उस सर्विस को वो उस अटैक को क्योर कर लिया, इसलिए उन्होंने फिर से पिंग का रिप्लाई देना स्टार्ट कर दिया। और अभी आप टेस्ट भी कर सकते हैं, 1-2 क्या बोलते हैं घंटे तक, क्या बोलते हैं, मतलब 1-2 दिन टेस्ट करना, हो सकता है बीच में ये फिर से क्या बोलते हैं बंद कर दे, क्योंकि जो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता है इसको सेटअप करने मंथ्स लगते हैं। तो बंदा जो भी अटैक करता है, बंदा तो नहीं, जो भी हैकर्स की टीम या गवर्नमेंट जो भी करवा रही होती है, वो क्या बोलते हैं मंथ स्पेंड करती है इस पे। तो वो नहीं चाहेगी कि वो 2-3 दिन में बंद कर दे, और गूगल इतना जल्दी इन अटैक्स को रोक, क्योंकि उन्होंने सिस्टम डाउन कर दिया, इसका मतलब अटैक बहुत बड़ा होगा। तो गूगल को टाइम लगेगा इसको क्योर करने में। तो आप बस चेक करते रहना पिंग का, अगर आपके में कभी ऐसा हो नेट कनेक्ट हो और पिंग का रिप्लाई नहीं आ रहा, इसका मतलब गूगल ने फिर से पिंग की जो है सर्विस बंद कर दी है। तो अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस क्या होता है। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक करता है क्या है कि हम लोग कंप्यूटर को पिंग रिक्वेस्ट भेजते हैं, इन जनरल आईसीएमपी पैकेट भेजते हैं 4 बाइट का। तो वो क्या करता है, उसका रिप्लाई करता है आपको, जैसा कि गूगल कर रहा था अभी, जो कि इंटेंट मतलब जो नॉर्मल फंक्शनलिटी ऐसा करना चाहिए। लेकिन इंस्टीड ऑफ जो सेंड करें हम लोग पैकेट, उसकी जगह हम लोग पैकेट का साइज, पिंग ऑफ डेथ में आपको पहले समझा दे रहा। पिंग ऑफ डेथ क्या करता है, ये भी एक डिनाइल सर्विस अटैक का एक टाइप है। तो पिंग ऑफ डेथ हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग जो पैकेट भेजते हैं, क्या बोलते हैं, आईसीएमपी पैकेट भेजते हैं और उसका रिप्लाई आता है सर्वर से। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसका जो पैकेट का साइज है वो इतना ज्यादा बड़ा कर देते हैं, जो कि यहाँ पे 6500 होना चाहिए। इसका पैकेट का साइज इतना बड़ा कर देते हैं कि क्या बोलते हैं, जो हमारा वो है सर्वर है, वो इस वाले पैकेट को होल्ड मतलब यूज करने के लिए इसके यूज टू नहीं होता। वो इसको डील करने के लिए अपना कोड जो ऑप्टिमाइज कर रखे हैं उसने सर्वर में, वो इस इतने बड़े पैकेट को डील करने के लिए नहीं बने। तो क्या होता है, सिस्टम रिप्लाई कर और हाँ, एक और चीज, जब मैं पिंग करता हूँ तो सिस्टम को उतने ही साइज के पैकेट के साथ रिप्लाई करना होता है। ठीक है, अब इस टेक्निक का हम लोग यूज कैसे किए, तो हम लोग एक पिंग ऑफ डेथ अटैक बनाए थे। इसको मैं दोबारा समझा रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पहले पिंग करते हैं, नॉर्मल साइज से रिप्लाई आता है। लेकिन इस बार हम नॉर्मल साइज से पिंग करने की बजाय साइज जो पैकेट का हम भेज रहे हैं उसको बढ़ा के 65,500 बाइट का कर देते हैं। तो अब सर्वर को भी इसी पैकेट के साथ रिप्लाई करना हो, लेकिन सर्वर इस पैकेट साइज का रिप्लाई करने का यूज टू नहीं होता। तो सिस्टम वो क्या करता है, क्रैश कर जाता है और फिर डिनाइल ऑफ सर्विस हो जाता है। तो अब जो इंटेंडेड यूजर होंगे, जो वो भी उससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो भी नहीं कर पाएंगे। तो इसका एक जो अब जैसा कि पिंग ऑफ डेथ का मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, ये तो बहुत पुराना हो गया, डायनासोर के टाइम यूज होता था, 1998 या 1999 के बाद से ही इसका यूज बंद हो गया। बहुत बेसिक सा अटैक वेक्टर। लेकिन जो आजकल
चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या बोलते हैं, उसका नाम है स्लो लोरिस। स्लो लोरिस डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक का ही एक टाइप है। ठीक है, तो डिनाइल ऑफ स्लो लोरिस में क्या करते हैं, जब आप किसी नेट से किसी सर्वर से कनेक्ट होते हैं तो वो एक सॉकेट ओपन करता है आपके लिए, उस पर आप पैकेट भेजते हैं। तो इन जनरल डिनाइल ऑफ सर्विस का कंसेप्ट क्या है कि हम लोग इतने ज्यादा पैकेट भेजने जाते, हम लोग पहले काफी सारी मशीनें इकट्ठी कर लेते हैं, फिर मैं उसको कमांड देता हूँ सभी मशीनों को एक साथ ढेर सारे पैकेट भेजना स्टार्ट कर दो कंप्यूटर पे, गूगल फॉर एग्जांपल, गूगल का एग्जांपल है, उस पे स्टार्ट कर दो भेजना जितने ज्यादा पैकेट भेज पाओ, तो ताकि उसकी जो बैंडविड्थ है फुल हो जाए और जो इंटेंडेड यूजर वो उसका यूज ना कर पाए। ये कंसेप्ट होता है नॉर्मल डिनाइल ऑफ सर्विस का। ठीक है, लेकिन स्लो लोअर जो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है, जो कि मेरा फेवरेट है, उसमें क्या करता है कि एक पैकेट भेजता है छोटा सा, और उसका दूसरा जो पैक तो सर्वर के पास एक सॉकेट ओपन हो जाएगा जो उस पैकेट को रिसीव कर रहा है आपके कनेक्शन से। फिर 15 सेकेंड बाद आप एक और पैकेट भेजते हैं, क्योंकि ताकि सर्वर टाइम आउट ना करे, आपके उस सॉकेट को ओपन रहने ही दे। ठीक है, फिर आप उसके बाद एक और पैकेट भेजते हैं 15 सेकेंड के बाद। आप समझ रहे हैं, अब 200 आप अपने सिस्टम में एक 200 सॉकेट ओपन कर लेंगे और सर्वर पे 200 सॉकेट ओपन हो जाएंगे। तो सर्वर क्या करेगा कि आप तो बैंडविड्थ बिल्कुल छोटी सी, मान लीजिए उस सर्वर पे सिर्फ 200 ही पर्सन एक बार में कनेक्ट हो सकते हैं। तो जो अपना जो ये है नॉर्मल स्लो लोअरेस्ट, वो क्या करेगा कि जो अपने जो आपका नॉर्मल कंप्यूटर उस पे 200 पर्सन को 200 पैकेट को स्टार्ट सॉकेट्स को स्टार्ट कर देगा, और सर्वर पे भी 200 सॉकेट स्टार्ट हो जाएंगे। वो हर 15 सेकेंड में एक बाइट भेज देगा ताकि सर्वर जो है इस जो कनेक्शन बना है इसको ना क्रैक करे, और आप भेजते रहेंगे। और इसका मतलब ये हो कि आपकी बैंडविड्थ भी यूज नहीं हुई, और क्या बोलते हैं जो हमारा सर्वर था उसके जो 200 यूजर्स की जो उसकी वो कैपेबिलिटी थी वो भी खत्म हो गई। तो ये एक डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है। इस टाइप के और भी अटैक एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये जो है मेरा फेवरेट था इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप डिनाइल ऑफ सर्विस के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप आराम से गूगल सर्च कर सकते हैं, आपको काफी ज्यादा डिटेल मिल जाएगी इस पे। तो आप डिनाइल ऑफ सर्विस की जब की बात हुई है तो एक और मैं आपको क्योंकि लास्ट है तो मैं आपको एक और स्टोरी इंटरेस्टिंग से बता दे रहा हूँ, जो कि गूगल पे किया गया था। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक 2.5 टेराबाइट पर सेकेंड, आप सोच सकते कितना ह्यूज बैंडविड्थ है। 2.5 टेराबाइट 2016 में किया गया था। और अगर तो मैं आपको बता दूं, अगर यही अटैक 2.5 टेराबाइट का 2013 या 2012 में किया जाता है तो ऑलमोस्ट पूरा इंटरनेट डाउन, ये इतनी ज्यादा बैंडविड्थ है कि इससे पूरा इंटरनेट डाउन किया जा सकता है। तो गूगल ने इसको काफी लेट रिलीज किया था। अगर मैं डेट में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, 2016 में हुआ था या 2000 में, तो वो आप गूगल पे सर्च कर लेना। लेकिन मुझे जहां तक याद है गूगल पे 2016 में होता, और गूगल ने शायद 2019 में इस बारे में बताया था कि उनपे ऐसा कोई अटैक हुआ है। तो इस अटैक को किया किसने था, इस अटैक को ऐसा सुनने में आया था कि चाइनीज की कोई एक हैकर्स का ग्रुप है, शायद उसका APT31 हैकर्स का ग्रुप है, उसने किया था। और गूगल ने ऐसी एक फाइल रिपोर्ट की थी कि वो जो APT31 है हैकर ग्रुप, उसको चाइनीज गवर्नमेंट फंडेड करती है, क्योंकि जो 2.5 टेराबाइट पर सेकेंड का है वो अटैक करना, वो किसी नॉर्मल हैकिंग ग्रुप के बस की बात नहीं है। उसके लिए काफी ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए जो कि एक हैकर ग्रुप इतना इकट्ठा नहीं कर सकता। उसके लिए गवर्नमेंट फंडिंग चाहिए, लगभग 20 लाख कंप्यूटर या फिर 25 लाख, सॉरी 2.5 मिलियन, इस टाइप इतने ऑलमोस्ट कंप्यूटर आपको इन्फेक्ट करने पड़ेंगे बोटनेट में। और क्योंकि आपको पता है 2.5 एक्टिव होने चाहिए, 2.5 सिर्फ इन्फेक्ट नहीं है, 2.5 एक्टिव होने चाहिए जब आप डिनाइल ऑफ सर्विस कर रहे हो। इसका मतलब आपको कंप्यूटर जो इन्फेक्ट करने होंगे वो लगभग 50 से 60 लाख कंप्यूटर या 1 करोड़ के आसपास कंप्यूटर आपको इन्फेक्ट करने पड़ेंगे, तब आप 2.5 टेराबाइट पर सेकेंड का डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक किसी भी सिस्टम पे कर सकते हैं। तो इसीलिए गूगल ने रिपोर्ट दर्ज की थी, और जो आईपी एड्रेसेस आ रहे थे वो चाइनीज जो रीजन है उससे आ रहे थे। तो गूगल ने अपनी जो भी रिसर्च की होगी जैसे भी, तो उन्होंने ये बताया था कि APT31 कोई चाइनीज ग्रुप है, वो इस अटैक को करवा रहा है, और चाइनीज गवर्नमेंट है इसकी फंडिंग कर रही है। तो मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं दे रहा हूँ इससे रिस्पेक्टिव कि ऐसा ही था, लेकिन जो गूगल ने बताया था मैं उसको उसके वर्ड्स को बस आसान शब्दों में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो डॉस अटैक उन अटैक्स में से है जो कि क्या बोलते हैं कोई भी कंपनी अभी भी नहीं बच पाई है, और डॉस अटैक अभी भी किसी भी कंपनी पे हो सकता है। जैसे कि अभी आपने देखे था गूगल पे जो मोस्ट प्रोबेबली था, मुझे जो लगता है वो शायद गूगल पे डॉस ही अटैक था। तो और भी टाइप के अटैक हैं, जैसे कि सिन फ्लड अटैक एक आता है। तो उसमें क्या बोलते हैं हम लोग सिन पैकेट भेजते, आपको मैंने बताया था 3 वे हैंडशेक क्या होता है, ऊपर मैं आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ।
थ्री वे हैंडशेक यहाँ पे मैंने आपको बताया था। तो थ्री वे हैंडशेक, हाँ ये रहा। तो जैसा कि क्या कर इस थ्री जो सिन फ्लड अटैक है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये भी एक डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक का एक टाइप है, सिन फ्लड अटैक। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिंक्रोनाइजेशन पैकेट जब भेजते हैं, कंप्यूटर हमको सिंक्रोनाइजेशन पैकेट एक्नॉलेज्ड बताता है और फिर हम लोग एक्नॉलेज्ड करते हैं। लेकिन इसमें सिन फ्लड अटैक में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ सिंक्रोनाइजेशन पैकेट भेजेंगे और जो वो एक्नॉलेज पैकेट भेजेगा हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, वो उसको हम जाने देंगे। हम बस उसको सिन पैकेट भेजते रहेंगे, सिन पैकेट भेजते रहेंगे और वो एक्नॉलेज के, और वो क्या करेगा, वो अपना पोर्ट ओपन रखेगा कि उसको जो एक्नॉलेज का पैकेट वापस चाहिए। क्योंकि जब वो सिंक्रोनाइजेशन एक्नॉलेज का पैकेट आपको भेज रहा है तो एक्सेप्ट वो ऐसा एक्सपेक्टेशन लगाए बैठा है कि अभी आप एक एक्नॉलेज का पैकेट और भेजेंगे फिर हम लोग का कनेक्शन बन जाएगा। तो वो क्या कर, जब आप इसको सिंक्रोनाइजेशन भेजेंगे वो आपको सिंक्रोनाइजेशन एक्नॉलेज का भेजेगा, लेकिन वो अपना सॉकेट ओपन बनाए रखेगा कि शायद आप एक्नॉलेज का भेजें। लेकिन आप हैं एक हैकर, तो आपको आप क्या करेंगे, जो उसका जो आपको सिंक्रोनाइजेशन एक्नॉलेजर पैकेट आप उसको तो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे, बस आप सिंक्रोनाइजेशन 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 का पैकेट भेजे जा रहे हैं। तो एक टाइम आएगा जब ये जो कंप्यूटर है, जो भी सर्वर है, तो उसके पास सारे जितने सॉकेट जिन पे वो कनेक्शन उठा सकता है वो सारे फिल हो जाएंगे, उसकी बैंडविड्थ पूरी फिल हो जाएगी। तो उसके बाद जो इंटेंडेड यूजर आएंगे इससे कनेक्ट होने के लिए, उनकी जो क्या बोलते हैं कनेक्शन है, उनको भी वो ड्रॉप कर देगा, अपने आप ऑटोमेटिकली ड्रॉप करेगा। तो ये डिनाइल ऑफ सर्विस हो गया, जो इसके इंटेंडेड यूजर थे उनको भी क्या बोलते हैं इस कंप्यूटर से कनेक्ट होने को नहीं मिल रहा, उसके सर्वर से कनेक्ट होने को नहीं मिल रहा है। तो ये लास्ट टाइप का डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक था। वैसे तो मैं इसको आपको करके दिखा सकता था एचपिंग 3 की मदद से, लेकिन क्योंकि ये कॉलेज लैन पे आराम से किया जा सकता है तो इसको दिखा नहीं सकता मैं अभी। और इसके बाद जो लास्ट कंसेप्ट है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, पिंग ऑफ डेथ का। और थोड़ा सा मैं आपको एक बार बता दूं, बोटनेट में जो टर्म यूज किया था उसका क्या यूज है, फिर उसके बाद आज की क्लास का जो शेड्यूल है, आज जो लास्ट टॉपिक थे वो सब खत्म हो जाएंगे, फिर अपनी वर्कशॉप का एंड करेंगे। तो मैं आपको क्या बताने था, बोटनेट। तो मैं आपको बोटनेट की एक इमेज दिखा दूं। कोई अच्छी सी इमेज मिले बोटनेट की। हाँ, तो ये जैसे कि इमेज दिख रही है। तो क्या करते हैं बोटनेट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक मास्टर कमांडिंग सेंटर बनाते हैं। वही कमांडिंग सेंटर जो आपको क्रैक ऐप भेज रहा है, और आप जब इसको इंस्टॉल करते हैं तो आप इस वाली जो बोटनेट जिसमें कंप्यूटर सारे कनेक्ट हैं, आप इसी लिस्ट में कहीं एग्जिस्ट करते हैं। और एक जो कमांडिंग सेंटर है वो आपके कंप्यूटर को आराम से कमांड भेज सकता है। वो आपको कमांड भेजेगा कि ये जो आप उसको डॉस करना है, तो आप ये वाले सर्वर पे डॉस करने के लिए यहाँ से कमांड सेंटर के पास आपके कंप्यूटर के पास एक रिक्वेस्ट आएगी कि इस आईपी एड्रेस पे पिंग करना स्टार्ट कर दो। मतलब पिंग का तो मैं बहुत सिंपल, जो भी अटैक वेक्टर डॉस का जो भी स्टाइल वो यूज कर रहा है उस टाइप का आपको कमांड भेजेगा कि आप इस पे पिंग करना स्टार्ट करो। तो आपका कंप्यूटर इसको पिंग करना स्टार्ट करो। अब क्योंकि जैसे कि इसने बहुत सारे कंप्यूटर इन्फेक्ट कर रखे हैं, क्या बोलते हैं जो भी कमांडिंग सेंटर है, कमांडिंग कंट्रोल सेंटर है, तो वो आपको इतने सारे जितने भी इसमें कंप्यूटर इन्फेक्ट वो सारे एक साथ उस सर्वर को पिंग करना स्टार्ट कर देंगे या फिर उससे पैकेट भेजना स्टार्ट कर देंगे, डिपेंडिंग ऑन द अटैक वेक्टर आप यूज कर रहे हैं। तो उसके बाद इसके सारे जितनी बैंडविड्थ है जैसे ही वो फुल हो जाएगी, उसके बाद जो भी इंटेंडेड यूजर है जो जिसको इसको रियल टाइम में सर्व करना था वो भी इससे कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, तो क्या बोलते हैं इससे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे इससे फर्क क्या पड़ने वाला है कंपनी को, तो आप ध्यान से सोचिए। तो नॉर्मल कंपनी है अगर उस पर नहीं, जो कि बस सिंपल से सोल्यूशन बता रही है, मेरा हैकोडेव है वो 2-4 मिनट के लिए डाउन हो जाए तो मुझे कोई वैसे भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर गूगल, जिसका दिन का रेवेन्यू 21 मिलियन आता है, जो कि लास्ट टू लास्ट ईयर के साथ रिपोर्ट है, अगर उसका 1 मिनट भी चला जाता तो आप सोच सकते हैं कितने ज्यादा डॉलर का उसका नुकसान हो रहा है। और उसके सिर्फ डॉलर का ही नुकसान नहीं होता, उसके शेयर का प्राइस गिर जाएगा और फिर और जो उस पर ट्रस्ट करती है जो कंपनी, वो उस पर ट्रस्ट करना बंद कर देंगे। आप समझ रहे, पूरा चेन रिएक्शन सा स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जो जो चेन रिएक्शन था शायद ऐसा ही कुछ चाइनीज गवर्नमेंट भी इनिशिएट करना चाह रही होगी, या जो भी एपीटी हैकर का 31 ग्रुप जो है, वो एपीटी 31 ग्रुप हैकर्स का जो है वो ये इनिशिएट करना चाहे, इसीलिए शायद उसने गूगल पे 2016 में अटैक किया होगा। तो फिलहाल एक कंसेप्ट के बारे में जितने मैंने आपको बताया ना, ये लास्ट कंसेप्ट था इस जो वर्कशॉप का, तो ये खत्म हो गया है। और बाकी वैसे तो डॉस अटैक के मेरे पास जो थे कंसेप्ट वो और भी थे, लेकिन फिलहाल जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनको बता नहीं सकते, तो अपनी मैं वर्कशॉप को इसको